अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिशवाली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वबिज़्नि इल्मा। अच्छा जी, समर 2022 का हमारा पेपर चल रहा था। आई थिंक हमने जो है अल्हम्दुलिल्लाह क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। किस बहुत डिटेल में पूरा सॉल्व कर लिया था। हेजिंग का बहुत अच्छा सवाल था। कमोडिटी हेजिंग की कुछ बात हुई थी 4 मार्क की, और उसके आगे नॉर्मल हेजिंग का सवाल था। दोनों चीजें हमने कर ली थी। सेकंड नंबर पे हमने सवाल किया था बिजनेस वैल्यूएशन का, इसमें काफी सारी टेक्निक्स को इसने जो है वो यहाँ पे टेस्ट करवा लिया था। तो मैंने जैसे कहा था, इस पेपर में कवरेज पे एग्जामिनर बहुत गया। एग्जामिनर ने कवरेज को टारगेट किया है। अब 3 सवाल रहते हैं हमारे। क्वेश्चन नंबर 3 से बात को शुरू करते हैं आज के सेशन में। आई होप आपका जो रिवीजन है बड़ा अच्छा तगड़ा चल रहा होगा, और अब जो है वो बस हम आखिरी मराहिल पे होंगे। तो जरा क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इस पेपर का कौन सा है जी? स्टार्ट करेंगे बात को। सेंटोरस पाकिस्तान लिमिटेड, सेंटोरस पाकिस्तान लिमिटेड सीपी लिमिटेड के नाम से सवाल है। रिक्वायरमेंट पहले पढ़ लेते हैं जी। रिक्वायरमेंट पहले पढ़ लेते हैं, बल्कि यहीं पे कर लेते हैं कंटिन्यू। रिक्वायरमेंट में क्या कह रहे हैं? रिक्वायरमेंट में से कह रहे हैं इसमें एक दो बातें ऐसी आएंगी जो आई थिंक हमने जो है वो पहले डिटेल में देख ली हैं, मगर आज इसमें एक अच्छा रिवीजन का मौका मिलेगा। एक दो चीजें ऐसी हैं जो कोर्स में थी मगर ज्यादा पूछी नहीं गई थी, तो वो भी इसी बहाने हम देख लेंगे। रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट दी करंट मार्केट वैल्यू, calculate the current market value of redeemable bonds and CP's overall gearing ratio using market values after phase 1 of its expansion strategy। मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड कैसे निकलता है? थोड़ा सा पार्टिसिपेट करें चैट के थ्रू। मार्केट वैल्यू ऑफ रिडीमेबल बॉन्ड, रिडीमेबल बॉन्ड की मार्केट वैल्यू निकालने के लिए बहुत बार हमने अपने कोर्स में टेक्निक यूज की है। मुझे कोई एक टेक्निक बता दें जो आपके ध्यान में आ रही है मार्केट वैल्यू निकालने के लिए। रिडीमेबल बॉन्ड्स की बात हो रही है जी। क्या करते थे? शाबाश, बिल्कुल सही कह रहे हैं शान, कि हम प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे फ्यूचर कैश फ्लोज की। और फ्यूचर कैश फ्लो में दो ही चीजें आएंगी, इंटरेस्ट आएगा और रिडेम्पशन आएगी। बिल्कुल सही है बतूल। प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर कैश फ्लोज कह रहे हैं, इंटरेस्ट और रिडेम्पशन आ जाएगी, और उसको हम डिस्काउंट कर देंगे केडी पे। केडी पे इंटरेस्ट प्री टैक्स आएगा या पोस्ट टैक्स आएगा? नहीं, डिविडेंड यहाँ नहीं आएगा ना, क्योंकि अभी रिडीमेबल बॉन्ड की बात हो रही है। बॉन्ड में डिविडेंड नहीं होता ना, क्राइम हो जाएगा ये पेपर। हाँ जवाब दें, केडी या सॉरी इंटरेस्ट प्री टैक्स होगा या पोस्ट टैक्स होगा? ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सही है, इंटरेस्ट प्री टैक्स होगा। सही कह रहे हैं इजानुद्दीन, शान सही कह रहे हैं, प्री टैक्स इंटरेस्ट है। ठीक है, और बिल्कुल 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 नुमान वसीम सही कह रहे हैं, प्री टैक्स। और केडी भी यूज होगा, केडी 1 नहीं यूज होगा, केडी यूज होगा। बिल्कुल सही हो गई बात। ठीक है जी, तो देखते हैं सेकंड में क्या करें। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी यूजिंग, हाँ बिल्कुल कैलकुलेट डी, बिल्कुल सही। क्या बात है आपकी, मेरे डायलॉग याद है आपको जो लेक्चर में मैंने बोले हैं। कैलकुलेट सीपीज कॉस्ट ऑफ इक्विटी यूजिंग आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी। ये आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी हमने ऑलरेडी पोर्टफोलियो थ्योरी के साथ पढ़ी थी, मगर आई थिंक इट्स बेटर कि अच्छा यहाँ पे रिकॉल हो जाए। एंड कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, जो कि कितनी दर्जनों बार हमारे कोर्स में सीएपीएम लग चुका है। एंड ब्रीफली एक्सप्लेन द डिफरेंस इन योर आंसर, क्यों डिफरेंस आ रहा है ये भी बता दीजिएगा। सी कैलकुलेट द करंट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल वैक फॉर सीपी बिफोर embarking on phase 2 of the expansion strategy using cost of equity from part B calculate using CAPM। पिछली दफा जब ये नई स्कीम आ रही थी, ठीक है, जब तो नई स्कीम में मुझे लग रहा था कि एक वैक का सवाल लाजमी होगा, और ये सवाल अगर गौर से देखें तो ये वैक का ही सवाल है। ठीक है ना, ये वैक का ही सवाल है। ये थोड़ा सा मैं कहूँगा सेकंड नंबर पे थोड़ा सा चैलेंजिंग लगा। पहला जो चैलेंजिंग लगा वो फॉरेक्स लगा। ये थोड़ा सा इसमें एक आध पार्ट की वजह से लोगों को परेशानी हुई, हालांकि सवाल इतना मुश्किल नहीं था ये। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करें, वैक निकालने के बाद और सी कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपने सीएपीएम वाली यूज करनी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपने सीएपीएम वाली यूज करनी और आर्बिट्राज वाली यूज नहीं करनी। कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड इक्विटी बीटा फॉर सीपी आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ फेज 2 ऑफ द प्रोजेक्ट एंड कैलकुलेट द रिवाइज्ड कॉस्ट ऑफ इक्विटी फॉर सीपी यूजिंग सीएपीएम। फेज 2 जब आएगा तो उसमें क्या होगा ये बताना है आपने, और रिवाइज कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी है, के निकालना है। और फिर रेलेवेंट कैलकुलेशन चेंज इन क्रेडिट रेटिंग। क्रेडिट रेटिंग का एक कॉन्सेप्ट हमने लास्ट क्लास में आई थिंक पढ़ लिया था। ठीक है, कुछ बात हमारी हुई थी, मैंने कुछ लेक्चर्स भी करवाए हैं, इसके स्पेशल लेक्चर भी करा दिए हैं। यील्ड कर्व की भी बात हुई है, तो अगर क्रेडिट रेटिंग चेंज हो जाती है ट्रिपल ए से तो क्या फर्क पड़ेगा? बहुत वैलिड, बहुत प्रैक्टिकल सवाल है ये। पाकिस्तान में आपको पता है जो हालात चले कि बैंकरप्ट हो रहा है, नहीं हो रहा, बैंकरप्ट हो रहा है, नहीं हो रहा, तो उसकी वजह से क्रेडिट रेटिंग हमारी बहुत मुतासिर हुई है मार्केट में, तो उसकी वजह से बॉन्ड की वैल्यू भी ऊपर नीचे होती रही है। तो इसलिए इसने प्रैक्टिकल एलिमेंट को यहाँ पे टेस्ट कर लिया। लास्ट रिकैलकुलेट द वैक, यानी कि दूसरी बार वैक निकालने को कहेगा आफ्टर एम्बार्किंग ऑन फेज 2 ऑफ द प्रोजेक्ट। बहुत वैलिड सवाल है। 2 4 6 10 14 17 19 मार्क्स का एक बहुत ही अच्छा क्वालिटी सवाल है। मैं इसको कहूँगा मुश्किल सवाल नहीं था, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ा हुआ है, तो वैसे ही जिंदगी आसान हो जाती है जब पार्ट्स में टूटा होता है सवाल। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं जी। पहले में आपको मार्केट वैल्यू बॉन्ड के निकालनी है, दूसरे में के ही निकालना है, और फिर आपको वैक निकालना है। वैक के लिए आपको पता है ये इंग्रेडिएंट ऑब्वियसली चाहिए होते हैं, इसने अलग से बोल दिया मगर ये इंग्रेडिएंट वैसे भी चाहिए होता है। सवाल पढ़ेंगे, क्या करें। सेंटोरस पाकिस्तान लिमिटेड सीपी द मैन्युफैक्चरर ऑफ रेडी टू कुक एंड रेडी टू ईट फ्रोजन फूड बेस्ड ऑन रावलपिंडी।
Rawalpindi, Pakistan. The company was founded by Ayman and Arisha Khan in 2012. Although the company is listed in the Pakistan Stock Exchange, the founders still own a large proportion of equity share capital, and until recently the company was all equity finance. कितनी प्यारी बात है जी, माशाल्लाह जी. इन्होंने जो है वो सूद से बचे हुए हैं. इन्होंने बोला जी सूदी काम नहीं करना. The company was all equity finance. ये बहुत अरसे तक हुआ है, मगर अब ये क्या हुआ है जी? The manufacturing process involves a blast freezing technique that freezes product quickly in order to retain freshness and quality of the food produced. Consumer demand for such convenience food has increased significantly in recent years. आपको पता है सोशल चेंजेस आ रहे हैं, जैसे मैं CFAP 3 एसपी में बोल रहा होता हूँ कि पेस्टल में पढ़ते हैं, सोशल चेंजेस भी आ रहे हैं, सोसाइटी चेंज हो रही है. जिस तरह वुमेन वर्किंग बढ़ रही है, जिस तरह से लोगों का रुझान जो है वो कुकिंग से हटता जा रहा है, इसी तरह अब आप देख रहे हैं कि ये जो फ्रोजन फूड है, रेडी टू कुक फूड है, जो ये इजी फूड है, इसकी डिमांड भी बढ़ती जा रही है. और ये यहाँ पे लिखी हुई है, ये बिल्कुल एक जो है हमारे मुल्क में भी चेंज आ रहा है और दुनिया भर में चेंज आ रहा है. सोशल चेंजेस की वजह से मैं कहूँगा बिल्कुल ये एक जो है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर है. CPA has found it difficult to grow the business due to constraint in distribution network, both in terms of cold transport and also in terms of suitable retail outlet for consumers to purchase goods. इनको एक्सपेंशन करने में प्रॉब्लम आ रही है, हालांकि इनका अपॉर्चुनिटी है, मगर ये अपॉर्चुनिटी को शायद वो नहीं कर पा रहे. क्या नहीं कर पा रहे? कैश नहीं कर पा रहे. ठीक है जी. अच्छा आगे बढ़ते हैं. Therefore in 2021 the board embarked on an ambitious growth strategy that would remove the constraint on growth. Phase 1 of the strategy has been completed, which has comprised phase 1. फेज 1 की बातें आ रही थी, तो मेरे ख्याल से हमारे काम की चीज आ गई. इन्होंने फेज 1 की काफी जगह यूज की है. फेज 1 डिफेंस का फेज 1 नहीं है फिर तो कभी फेज 1 की बात हो रही है. बिफोर एम्बार्किंग फेज 2, यानी कि फेज 1 में रहेंगे तो क्या होगा, बाद में फेज 2 आ जाएगा. तो फेज 1 ऑफ द स्ट्रेटजी हैज बीन कंप्लीटेड, व्हिच कंप्राइज ऑफ द एक्विजिशन ऑफ अ कोल्ड ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक कंपनी. अच्छा अगर हम गौर करें, इस पैराग्राफ में कोई काम की बात थी नहीं, वैसे मतलब फाइनेंशियल काम की बात नहीं है, नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दे रही है. क्वेश्चन नंबर 3 को अगर मैं फॉर्मली स्टार्ट करूं, क्वेश्चन 3 को अगर मैं फॉर्मली स्टार्ट करूं तो कोई फाइनेंशियल बात नहीं थी, अगर आप एग्री करेंगे तो हम ये है कि जी सीपी हम हैं क्या, फ्रोजन रेडी टू कुक और रेडी टू ईट फ्रोजन फूड का बिजनेस करते हैं हम. फिर उसके अलावा हम क्या करते हैं कि ये सारी कहानी बताइए कि जी ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है. अब हम फेज 1 में कर क्या रहे हैं, तो काम की बात डायरेक्ट लिखते हैं, डायरेक्ट काम की बात लिखते हैं ना, बीच में तो नॉन फाइनेंशियल बातें आ रही है जो CFAP 3 SPM में आपको या MSc 2 में काम आएगी. अच्छा फेज 1 ऑफ द स्ट्रेटजी हैज बीन कंप्लीटेड, व्हिच कंप्राइज ऑफ एक्विजिशन ऑफ कोल्ड ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक कंपनी. एक्विजिशन ऑफ कोल्ड ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक्स लिमिटेड. लॉजिस्टिक्स कंपनी. देखें सिंपल सी बात है, अगर कोई नंबर वाली चीज नहीं आ रही है, अगर कोई नंबर वाली चीज नहीं आ रही है तो आप उसकी डेटा ना बनाओ. डेटा आपको पता है, आपको पता है एक वेपन है आपका, एक टूल है आपका, एक टेक्निक है आपकी कि आप सवाल में इन्वॉल्व हो जाए. ये MSc 2 में बहुत काम आता है. मगर MSc 2 में क्या होता है कि क्योंकि नॉन फाइनेंशियल चीजें भी साथ साथ होती हैं, तो वहां मैं कहता हूँ हर चीज का डेटा बनाए, इसमें से भी कुछ ना कुछ लिखें, इसमें से भी कुछ ना कुछ लिखें. मगर हमने रिक्वायरमेंट पढ़ ली है, हमारी रिक्वायरमेंट KE है, हमारी रिक्वायरमेंट वैक है, हमारी रिक्वायरमेंट KD है. तो आप देखें एक पैसे की इन्फॉर्मेशन नहीं है यहाँ से लेके यहाँ तक. ये नहीं कि अच्छी बात है, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए आईकैप, मगर अब उसकी वजह से हम यहाँ पे कोई नोटिंग नहीं करेंगे. ठीक है, हाँ अब जाके आगे यहाँ पे आने वाली है फिगर्स, तो मैं इसलिए आपको पहले से प्रिपेयर कर रहा हूँ. फेज 1 आ गया तो फेज 1 को मैंने हाईलाइट करने के लिए यहाँ पे लिख दिया. ठीक है जी. अब ये क्या कह रहे हैं, तो बात समझ रहे हैं. तो आपने हर चीज को नहीं लिखना शान, आपने उन चीजों को लिखना है जो आपके रिक्वायरमेंट से कनेक्ट हो रही है या फाइनेंशियल नंबर से कनेक्टेड. तो फाइनेंशियल नंबर आएगा तो मैं लिखूंगा, नहीं आएगा तो छोड़ देंगे. यही बात हमने क्वेश्चन 2 में की थी. इतना लंबा चौड़ा 1.5-2 पेज का सवाल था, अलग खुदा पार निकला चुका वाली एग्जाम्पल. ठीक है जी. अच्छा आगे चलते हैं. This acquisition was funded through an injection of new equity finance, bringing CP equity value to 48 billion and a new debt finance with an issue of 3% corporate bond of 15 billion. चलें जी, इन्होंने अब सूद पे जाना शुरू कर दिया. क्या कहते हैं, रिवाइज मार्केट वैल्यू कितनी हो गई है एक्विजिशन के बाद? 48 बिलियन. और न्यू डेट फाइनेंस जो है वो
3% कॉर्पोरेट बॉन्ड 15 बिलियन। न्यू इसलिए कह रहे हैं, पहले ये फुली इक्विटी कंपनी थी। 3% रेट है, 3% कूपन रेट लग रहा है, सही ना। जो अटैच होता है कूपन होता है, याद है ना, कूपन रेट इन द मार्केट रेट आर टू डिफरेंट ट्रेंड्स, ठीक है जी। These bonds are redeemable in 2032 at a 10% premium. The corporate bonds are currently AAA rated. Above we are living in 2022 and he is talking about 2032. So it means कि जो duration है, redemption है, वो कब होगी? Redemption होगी after 10 years. How I can say it's after 10 years? Because this question relates to summer 2022. समर 22 का सवाल है और ये कह रहे हैं कि जून 25 में जाकर रिडेम्पशन होगी, तो 10 साल बाद रिडेम्पशन हो जाएगी, ठीक है। कितने में होगी? एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। यही कोई बात लिखी थी। अब ये काम की बातें आ रही हैं, इसलिए केयरफुली हम नोट करते जा रहे हैं ताकि कोई काम की बात मिस ना हो जाए। हो सकता है मगर चूंकि ये रिडेम्पशन प्रीमियम पे हो रही है, क्योंकि आपको रिडेम्पशन प्रीमियम पे करनी पड़ रही है, इसका मतलब है कि वो उस वक्त होता है जब मार्केट वैल्यू पार वैल्यू बराबर होना, सही है। तो शान अभी तो ये रिडेम्पशन कर रहा है प्रीमियम पे, तो ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। इट मीन उसको प्रीमियम पे देना पड़ रहा है, यानी कि उसको मजबूर होना पड़ रहा है कि वो प्रीमियम दे। पहले दिन ही उसने प्रीमियम का वादा कर डाला, तो इट मीन मार्केट में कुछ और चल रहा है। क्या ख्याल है, एग्री करते हैं? सही है ना कि वो एंड में देखो कह रहा है कि मैं आपको चले पैसे ज्यादा दूंगा एंड में, तो हमें लग रहा है कि ये बाद में कंपनसेट करे। इसका मतलब मार्केट में जो रेट चल रहा होगा थोड़ा ज्यादा चल रहा होगा शायद, ठीक है। अभी नजर भी आ जाएगा नीचे, नीचे नजर भी आ जाएगा कि AAA रेटेड है। बिल्कुल रेट चेंज होगा क्योंकि इसकी वजह ये कि अमाउंट चेंज है ना, AAA रेटेड। रिडेम्पशन अमाउंट डिफरेंट है ना, पार भी रिडेम्पशन हो रही होती है, हम कोई एक्स्ट्रा नहीं दे रहे होते, कुछ एक्स्ट्रा ले नहीं रहे होते, कोई एक्स्ट्रा दे नहीं रहे होते, तो बात समझ आती है। अच्छा आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहे हैं, अभी हम इसको कैलकुलेट भी कर लेते हैं। यही तो कैलकुलेट करना है, यही तो कैलकुलेट करना है। सीपी इज नाउ रेडी टू कमेंस फेज 2 ऑफ इट्स एक्सपेंशन। अब ये फेज 2 की बातें कर रहे हैं। फेज 1 में बातें हो गई ऑफ एक्सपेंशन व्हिच इन्वॉल्व्स रेजिंग 20 बिलियन ऑफ डेट थ्रू अ बैंक लोन फॉर एक्वायरिंग द इक्विटी ऑफ अ स्मॉल चेन ऑफ रिटेल आउटलेट्स। दूसरा एक कोई आउटलेट आपने करना है आउट सेकंड फेज में। अच्छा फेज 1 फेज 2 क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? हाँ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव समझते हैं, एक वर्ड आता है क्या, फेज 1 फेज 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? जवाब दें। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है कि एक होगा तो दूसरा नहीं होगा, दूसरा होगा तो पहला नहीं होगा। क्या ऐसा है या ऐसा नहीं है? हाँ जवाब दें, क्या लिखा हुआ था? नहीं ऐसा नहीं है, सही कह रहे हैं जान, सही कह रहे हैं शान, सही कह रहे हैं नुमान वसीम, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि म्यूचुअली डिपेंडेंट है। यस कि पहला होगा तो दूसरा भी होगा, वेरी गुड, मगर पहले के बाद दूसरा होगा। फेज 2 आफ्टर फेज 1, ये नहीं है रहा कि फेज 1 का ये कॉम्पिटिटर नहीं है, ये फेज 1 के बाद सेकेंडरी है, फेज 1 का एक्सटेंशन है, ठीक है ना। अच्छा आगे चलते हैं। CDP ready to commence phase 2 of its expansion plan which involves raising 20 billion of debt through a bank loan for acquiring the equity of a small chain retail outlets। तो हम कर क्या रहे हैं जी, एक्सपेंशन करने जा रहे हैं, 20 बिलियन रेज करेंगे डेट। क्यों कर रहे हैं, क्या जरूरत पड़ गई कर्जा लेने की भाई, इतना महंगा कर्जा लेने की क्या जरूरत पड़ गई? 20 million debt through a bank loan for acquiring equity of a small chain of retail outlets। 20 billion through bank loan फॉर एक्वायरिंग इक्विटी और रिटेल आउटलेट, यानी कि उसकी इक्विटी 20 मिलियन की है, तो आपको उसकी इक्विटी के लिए 20 मिलियन देने पड़ रहे हैं, तब जाके वो कंपनी आपको मिलेगी, ठीक है ना। उसकी इक्विटी के को एक्वायर करने के लिए आपको 10 मिलियन देने पड़ रहे हैं, 20 मिलियन देने पड़ रहे हैं। आगे के हमसे retail outlet will stock CP inventory on an exclusive basis once required. All are suitable. All equity company has been identified. However, the acquisition is considered to be quite risky as the target company's ungeared beta is 2.23. Ungeared beta उसका 2.23 है। What is ungeared beta? Equity beta या asset beta? Ungeared beta को हम क्या बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में? इक्विटी बीटा कहते हैं या एसेट बीटा कहते हैं, क्या कहते हैं? पेपर के करीब जा रहे हैं, ये सारी बातें फौरन हमारे ध्यान में आ जानी चाहिए हैं। नुमान वसीम सही कह रहे हैं, शान सही कह रहे हैं, इज़ानुद्दीन सही कह रहे हैं, ठीक है बतूल बिल्कुल सही कह रहे हैं, शान बिल्कुल सही कह रहे हैं। बेटा एसेट,
बीटा एसेट, और हमें एसेट बीटा ही चाहिए होता है। याद करें सामने वाली इंडस्ट्री का एसेट बीटा ही चाहिए होता है, एसेट बीटा, एसेट बीटा, एसेट बीटा कितना है जी? एसेट बीटा 2.23, which is greater than CP's most recently quoted equity beta of 1.25. तो बीटा इक्विटी इसका कितना है? सीपी का ठीक है जी, बात समझ आई? क्लियर है? एग्जिस्टिंग इक्विटी बता दिया। अब ये देखिए काम की थोड़ी हमने नोट कर लिए ताकि हमें ना ढूंढना ना पड़े। You should assume that the cost of new debt finance is same as the cost of existing corporate bond obtained in phase 1. KD of bonds is equal to KD of new loan। ठीक है, दोनों का कह रहे हैं केडी बराबर है। ये लाइन में हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो। ठीक है ना, परेशानी ना हो, ये मिस हो गई तो गड़बड़ हो जाएगी। इसने बैंक का रेट नहीं बताया हुआ, तो वो कह रहे हैं कि जो रेट ऊपर आएगा केडी आएगा आपका, आप वही रेट एज्यूम कर लीजिएगा इसके लिए भी। ठीक है ना, आप कह रहे हैं वही रेट एज्यूम कर लीजिएगा इसके लिए भी। आगे क्या कह रहे हैं? आगे आपको आर्बिट्राज थ्योरी के लिए इतने सारे बीटा बता दिए। आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी के लिए क्या क्या डेटा बता दिया आपको? चार बीटा, चार इंडस्ट्री रिस्क बता दिए, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, बीटा 4। इंडस्ट्री रिस्क, गोल्ड प्राइसेस, इकोनॉमिक रिस्क, इन्फ्लेशन, काफी प्रैक्टिकल काम किया है इसमें। परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स पीएमआई, मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी फॉर पाकिस्तान, इन्फ्लेशन रेट, तो ये सब प्रीमियम बता दिए। मार्केट रिस्क प्रीमियम, याद है मार्केट रिस्क प्रीमियम क्या होता है? आर एम माइनस आर एफ, याद आ रहा है? प्रीमियम आर एम माइनस आर एफ, यानी कि आर एफ आर एफ आई को माइनस करने के बाद, आर एफ आई को माइनस करने के बाद, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा आपका बीटा 1.16, 0.15, 0.22 एंड 0.06। जी अभी नुमान बात करते हैं, ये रिक्वायरमेंट के साथ बात करेंगे, टेंशन की बात है। अच्छा, पाकिस्तान कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज 29%। आर्बिट्राज प्राइसिंग के लिए इन्होंने 4 बीटा दे दिया। ये मैं रिकॉल करा देता हूँ कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है उसमें, प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है, मगर आज अच्छी अपॉर्चुनिटी है अप्लाई करने की। आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी फॉर रिस्क फॉर बीटास। The corporate tax rate 29% और मार्केट ये मार्केट रिटर्न जो है स्टॉक मार्केट का रिटर्न यानी कि RM 10% है और रिस्क फ्री रेट 4%। ठीक है, कॉर्पोरेट बॉन्ड BD डिफरेंट रेट। अच्छा, ये बीटा डेट, एक चीज हो रही है डेट बीटा, एक्चुअली डेट बीटा जो कि अक्सर हमारे कोर्स में 0 होता है, यहाँ पे भी 0 ही है ट्रिपल ए में, मगर बाद में एक पार्ट में ए और रेटिंग हो जाएगी तो कैसे डील होगा ये हम देखेंगे। अच्छा, डेट बीटा का कॉन्सेप्ट यहाँ पे रिवाइज हो जाएगा आपका। तो मैंने जैसे पहले भी कहा था कि समर बाइट में इट्स अ वेरी गुड पेपर, इट्स अ वेरी गुड पेपर बिकॉज इट इज जिसे कहते हैं एग्जामिन मेनी टॉपिक्स, मेनी टॉपिक्स हियर। सो पीपल हु आर आस्किंग अबाउट important questions or important topics right now, I think they are on the wrong track because summer bias has clearly shown that you need to cover whole syllabus. ठीक है ना, anything can be examined in exams as we have already seen in summer 20। तो दैट्स वाई जो भाई रिक्वेस्ट है सबसे वो यही है भाई, खुदारा काइंडली सारे पूरे कोर्स की कवरेज करके जाएं। हाँ, मैं आखिर में बेंचमार्क क्वेश्चन की लिस्ट देता हूँ, मगर वो मैं बहुत आखिर में देता हूँ, बहुत ही लास्ट में, इसीलिए कि भाई आपका ध्यान उस पर ना जाए, पहले आप अपनी तैयारी करें। ठीक है, चले अब मैं चाहूंगा कि रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे और गेम को आगे बढ़ाएंगे। क्या कह रहे हैं? कैलकुलेट द करंट मार्केट वैल्यू ऑफ रिडीमर बॉन्ड्स एंड ओवरऑल गियरिंग रेशियो। अच्छा, एक बात मुझे बताएं, क्या लग रहा है आपको ट्रिपल ए रेटिंग में बीटा डेट 0 है? बीटा डेट बताता है, बीटा डेट बीटा इक्विटी की तरह है। बीटा मतलब रिस्क, तो डेट का रिस्क। तो मुझे बताएं अगर हमारी रेटिंग ट्रिपल ए है, अभी हमारी एग्जिस्टिंग रेटिंग ट्रिपल ए कहीं लिखा था, हमने सिनेरियो बनाते हुए भी लिखा था, ये लिखा हुआ कि हम ट्रिपल ए पे खड़े हुए हैं, सही है, हम ट्रिपल ए पे खड़े हुए हैं। तो क्या लगता है, क्या डेट कोई बीटा है? क्या कोई डेट रिस्क फ्री है? क्या कोई डेट में रिस्क है? हाँ, जवाब दें। ठीक है, थोड़ा सा आप कोई अपनी जजमेंट यूज करें ना यार। क्या आपको डेट में कोई रिस्क नजर आता है? मुझे तो नजर नहीं आता।
तो अगर डेट में कोई रिस्क नहीं है तो इसका मतलब है कि जो केडी होगा ट्रिपल ए रेटिंग में, बिल्कुल, तो जो केडी होगा ट्रिपल ए रेटिंग में वो रिस्क फ्री रेट के बराबर हो जाएगा। आप गौर करें इसने क्या मांगा है, चलें आसान करते हैं। इन्होंने हमसे पार्ट ए में क्या मांगा है, मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड मांगी है। मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड निकालने के लिए आपको कुछ याद आ रहा है? सही कहा था आप लोगों ने, पेरेंट वैल्यू निकालते हैं, याद आ रहा है? पहले हम ईयर लिखते हैं, फिर हम कैश फ्लो लिखते हैं, फिर हम डिस्काउंट फैक्टर लिखते हैं, तो जो डिस्काउंट फैक्टर होता है, जो डिस्काउंट फैक्टर होता है वो केडी होता है, वो केडी होता है, केडी। तो अब डिस्काउंट फैक्टर केडी तो पूरे सवाल में कहीं आया ही नहीं, आया ही नहीं। हमारे पास तो कूपन रेट आया है, बट वे इज अवर केडी, वी डोंट नो, वी डोंट नो, हमें तो कूपन रेट पता है। अब अगर हम केडी निकालते हैं, केडी निकालने के लिए याद है किसी को IRR यूज होता है, बहुत दफा केडी निकाला हमने, एक बार नहीं 20 बार आई थिंक केडी निकाला है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, याद आ रही है बात। तो हम IRR लगाते हैं, मगर IRR लगाने के लिए भी हमें स्टार्टिंग पॉइंट मार्केट वैल्यू ईयर 0 पे नेगेटिव रखनी पड़ती है। अगर मैं कहता हूँ भाई केडी नहीं गिवन, अगर मैं कहता हूँ भाई केडी नहीं गिवन, भाई केडी निकालने के लिए हमें को मार्केट वैल्यू चाहिए ना। अब मार्केट वैल्यू के लिए तो वो खुद कह रहे हैं आपसे कि भाई मार्केट वैल्यू तो आप उसको निकाल के दे दो, वो बेचारे को नहीं पता, वो 2 मार्क की पूछ रहे हैं आपसे रिक्वायरमेंट के मार्केट वैल्यू आप मुझे बता दें। और मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर मार्केट वैल्यू निकालनी होगी तो एक चीज गिवन होगी, केडी गिवन होगा, और अगर केडी निकालना होगा तो मार्केट वैल्यू गिवन होगी। क्या ये बातें पुराने लेक्चर्स की रिकॉल हो पा रही हैं या नहीं हो पा रही? याद है वैक के इंग्रेडिएंट बनते थे, अभी सब रिवाइज हो जाएगा इस साल। इंग्रेडिएंट बनते रहे, याद है हम एक डेटा बनाते थे ED KE KD 1 - C, तो हम कहते थे कि या तो मार्केट वैल्यू गिवन होगी तो मार्केट रेट गायब होगा, और जब मार्केट रेट गिवन होगा तो मार्केट वैल्यू गायब होगी। यहाँ मार्केट वैल्यू निकालनी है तो मार्केट रेट ढूंढना होगा। तो मार्केट रेट कितना है, आए जरा हम इसको लिख लेते हैं, मार्केट रेट KD के बराबर हो जाएगा। कितने %? क्या रेट चल रहा है? रिस्क फ्री रेट कितना है? 4%, और इसमें कोई डेट बीटा नहीं है, नो डेट बीटा इम्पैक्ट। ठीक है जी, ठीक है ना, नो डेट बीटा फॉर ट्रिपल ए। तो जरा शुरू हो जाए, हम जरा निकाल लें यार, आप खुद से ट्राई करेंगे। आपको बॉन्ड की वो पार वैल्यू पता है? हाँ, बॉन्ड की पार वैल्यू कुछ नहीं होती तो हम क्या ले लेते हैं? आप डायरेक्ट 15 बिलियन पे भी काम कर सकते हो, मगर 15 बिलियन पे काम करना थोड़ा बड़ा हो जाएगा, नंबर बड़ा हो जाएगा। बेसिक पे काम कर लें, एक बॉन्ड पे काम कर लें। अब एक बॉन्ड कितने रुपए का माने हैं? हाँ, एक बॉन्ड की पार वैल्यू हम आम हालात में क्या एज्यूम करते हैं? हम क्या एज्यूम करते हैं भाई? हाँ बताएं, जवाब दें, इंटरेस्ट देखेंगे। हाँ बिल्कुल, मगर शान जब डेट बीटा 0 होगा तब करेंगे, सही है ना, और जब डेटा अवेलेबल नहीं होगा केडी का तब करेंगे। बिल्कुल सही है इजानुद्दीन। इंटरेस्ट लिखते हैं, रिडेम्पशन लिखते हैं, बिल्कुल 100 पे काम कर लें। इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 100, 3%, कूपन रेट 3% ना, ईयर 1 से 10, 10 साल की रिडेम्पशन है, 3 रुपए का कैश फ्लो हो गया। रिडेम्पशन ईयर 10, 100 × 1.1, 100 × 1.1। नहीं तब नहीं करिएगा बतूल, देखें अगर इसमें IRR पॉसिबल होता, बतूल आपका सवाल वैलिड है, अगर इसमें IRR पॉसिबल होता तो हम अपने पुराने जो टूल्स हैं, पुराने जो तरीकेकार हैं, पुराने जो हमारी पॉसिबिलिटी है उससे निकालने की कोशिश करेंगे। मार्केट रेट की बात हो रही केडी की, बट अगर नहीं किए तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। बट वैसे आपको मैं बताऊं, पेपर में डेटा एक चीज का ही देगा। आप देखें इससे पहले जितने भी सवाल आपने किए हैं उसमें डेट बीटा की बात नहीं करता, वो कहता है डेट बीटा को छोड़ दो, इग्नोर कर दो, इग्नोर कर दो। तो वहां पे आप IRR से करते हो, यहाँ IRR से ना करने की मैंने को मजबूरी बता दी कि मार्केट वैल्यू जो कि IRR के लिए बहुत जरूरी होती है, वो इटसेल्फ गिवन ही नहीं है, गिवन ही नहीं है वो, बल्कि उल्टा आपसे कहा हुआ है कि आप निकालो। बट अगर आपका सवाल ये है कि अगर डेटा अवेलेबल होगा, अगर डेटा अवेलेबल होगा तो जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है आप फिर डेटा से ही कोशिश करिएगा।
कैलकुलेट करें, रादर कि आप अजम्पशन ले लें कि आप जो है केडी जो है वो बराबर होगा आरएफ के। वो अजम्पशन मैंने नॉर्मल सेशन में भी बहुत मना की है, बहुत स्पेसिफिक केस में एक आध सवाल में ली गई है, और ये भी वन ऑफ द स्पेसिफिक केस। ठीक है, क्लियर है? तो आप अपनी एफर्ट करिएगा, एफर्ट हो जाती है ठीक है, नहीं होती है तो फिर आप ये डेट बीटा जीरो लेके काम कर सकते हैं अगर सवाल में लिखा हो तो। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। इंटरेस्ट प्रीटेक्स यूज करना है, बिल्कुल प्रीटेक्स यूज करना है, बात हो गई, क्योंकि हमें डी चाहिए, डी मैंने सी नहीं चाहिए नॉर्मल। ये भी अगेन हमने सेशन में बहुत बात हो गई है कि हमें मार्केट वैल्यू नेटवर्क टैक्स नहीं चाहिए होती। 110 डिस्काउंट रेट 4% में लगा दें, 4% में लगा दें 8.11 0.676 मल्टीप्लाई करेंगे जरा 24.33 73.81। नहीं 2021 में नहीं है, 22 में ना, 22 का पेपर है, 2022 में खड़े हैं चंदा, 21 में नहीं खड़े हुए, चेक करो आप। 2022 जून का पेपर है ना, तो हम ईयर एंड पे खड़े होते हैं ना, तो 98.14। ठीक है, सेवेंटी फोर पॉइंट थ्री सिक्स 98.69 टोटल मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी? $15 बिलियन बॉन्ड्स। ठीक है जी, 148 14.8 मिलियन, सॉरी 14.8 मिलियन। क्लियर है बात? हमें क्लियर है बात? अभी एक मार्क आया है भाई, गियरिंग भी निकालनी है। गियरिंग बाय मार्केट वैल्यू, गियरिंग का फॉर्मूला क्या होता है? डेट अपॉन इक्विटी, मार्केट वैल्यू डिवाइड बाय ठीक है जी। डेट की मार्केट वैल्यू हमने निकाली 14.8 है, इक्विटी की मार्केट वैल्यू हमारे पहले से आ चुकी है, आई थिंक 48 थी, 48 थी इक्विटी की मार्केट वैल्यू, डिवाइड मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। सवाल से भी टैली करा था। क्लियर है बात हमें? ठीक है जी, 48 बिलियन निकाल लें जरा। कितने परसेंट आ रहे हैं भैया? कोई सवाल है पूछ लें भाई। 23.6%। कमेंट करने को शायद बोला नहीं है। क्लियर है बात हमें? यहाँ तक बात समझ आई? आसान पार्ट था, परेशानी तो नहीं है। मार्केट वैल्यू निकालनी थी, बहुत दफा निकाल चुके हैं ऑलरेडी। कोई कौन सा अप्लाई करना था? गियरिंग भी अगेन कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं है, अगेन ये भी हम कुछ दफा निकाल चुके हैं पहले दूसरे सवालों में। पहले पार्ट में क्या मांगा हुआ था? मार्केट वैल्यू निकालनी है, निकाल ली, और ओवरऑल गियरिंग निकालनी है। ठीक है, तो कोई कमेंट नहीं बोल रहा, मार्क्स भी कम रखे हुए हैं। अच्छा, उसके बाद कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी है, उसमें बात करते हैं। इसको नोट करेंगे प्लीज, इसको नोट करेंगे। कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने की कोशिश करें सीएपीएम से, आर्बिट्राज वाला मैं सिखाता हूँ, आप सीएपीएम से निकाल लें जल्दी से बगैर टाइम ना। जी शाबाश, ट्राई करेंगे इसको, इसको नोट करें। सीएपीएम अगर हम यूज करना चाहें, फॉर्मूला मैं आपके सामने रख देता हूँ जो कि आपको पता है ऑब्वियसली।
तो जरा ये निकालें CAPM से, फिर हम जरा आर्बिट्रेज प्राइसिंग की बात करते हैं। इसको नोट करें प्लीज। कोई सवाल है किसी का या कोई कंफ्यूजन है किसी का, पूछ लें यार प्लीज। डन है जी, जल्दी करेंगे यार, जल्दी करेंगे। शाबाश। CAPM से KE का क्या आंसर आया भैया, बताएं जबाश। ठीक है, हमें RF पता है 4%, बीटा पता है 1.25 है फिलहाल। एग्जिस्टिंग बीटा की बात हो रही ना, तो बाद वाले तो सामने वाली इंडस्ट्री का बता रहा है, RM माइनस RF। ठीक है, अब यार एक चीज सुन लें प्लीज यार, ये इंपॉर्टेंट है। आर्बिट्राइज प्राइसिंग मॉडल, इट्स नॉट अ बिग डील यार, इट्स नॉट अ बिग डील यार। सही है, ये कोई बहुत ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, और इसका तरीक़ाकार ये होगा, इसका अगेन इसको नोट करें एक मिनट के लिए जल्दी से, इसको नोट करें। अच्छा यार एक चीज मैं बता दूं आपको, ये हमारी किताब में ऑलरेडी मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्सेप्ट। ये आप देखें चैप्टर में 13 है हमारे पास मेरे ख्याल से, पोर्टफोलियो थ्योरी एंड CAPM 13 है, जो वर्जन आपके पास है उसमें शायद आगे पीछे हो। उसमें जब हम ये चैप्टर पे जाते हैं, चैप्टर में एक पेज है 147, ये देखा है आपने? ये ठीक है, कुछ दूसरा भी हो सकता है, पेज नंबर का वर्जन डिफरेंट है। आर्बिट्राइज प्राइसिंग मॉडल, ये इसके बाद वाला पेज है। अल्फा वैल्यू हमने सीखा है ना, अल्फा वैल्यू पढ़ा है, इसके बाद वाला पेज है। देखें देखें ऐसा है, पेज नंबर 147 है आपकी बुक में, चेक करें। ये जो वर्जन आपके पास है, आपके पास पेज नंबर कौन सा है बुक, एक दफा खोलेंगे जरा एक मिनट के लिए। चलें, जो वर्जन आपके पास है उसमें चैप्टर नंबर 15 होगा आई गेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और चैप्टर नंबर 15 के बाद आप पेज नंबर आ जाए जरा, क्या नाम है आपका, अल्लाह भला करे, 194। देखें चेक करें, पेज नंबर 194 है, 194 पे आपको मिल जाएगा आई गेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सही है, ये देखें। अब ये आर्बिट्राइज प्राइसिंग मॉडल में ना, ये फॉर्मूला, ये पूरी कहानी लिखी है कि CAPM में क्या करते हैं। देखें जरा, इसकी पढ़ भी लेते हैं, इतनी मुश्किल बात नहीं है। CAPM में हम ये कर रहे हैं कि सिंगल फैक्टर मॉडल पे काम कर रहे हैं, यानी कि हम एक रिस्क प्रीमियम और एक बीटा ले रहे हैं। CAPM का जो फॉर्मूला है, अगर आप गौर करें, देखें आर्बिट्राइज प्राइसिंग मॉडल समझ लें, ठीक है ना, क्योंकि ये अगेन मुश्किल चीज नहीं थी, मगर पेपर सिनेरियो में ऑब्वियसली जब ये आई तो लोगों को थोड़ा सा नया लगा। हालांकि अच्छे मार्क्स भी इसके इतने नहीं है यार, और ये अभी इस सवाल में सिर्फ एक जगह आएगी, उसके आगे ये खत्म भी हो जाएगी, उसके आगे एग्जामिनर कह रहा है CAPM यूज करें। तो ये जो फॉर्मूला मैंने ब्लू से हाईलाइट किया ना, ये फॉर्मूला है CAPM का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ऐसा ही है, अगर आप गौर करें, अगर मैं सेंसर कर दूं आगे की जितनी बातें हैं, सही है, अगर मैं इस आगे की जितनी बातें हैं इनको अगर मैं सेंसर कर दूं, हटा दूं, ठीक है, या रिमूव कर दूं, तो क्या हम कह सकते हैं कि ये फॉर्मूला जो है ये CAPM का फॉर्मूला है। यहाँ तक बात समझ आती है आपको? मैंने अप्लाई करके दिखा भी दिया ना, एग्री करते हैं? हाँ, कितने कितने रिस्क है इसमें? इसमें एक रिस्क है, कौन सा रिस्क है? सिर्फ इक्विटी बीटा है, सिर्फ इक्विटी बीटा है, और इक्विटी बीटा सिस्टमैटिक रिस्क को कैटर करता है। याद आ रही है किसी को बात? इक्विटी बीटा सिस्टमैटिक रिस्क को कैटर करता है, ये बात हमारे जिसे कहते हैं ना कि कोर्स में बहुत बार हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप अगर गौर से देखें तो कर क्या रही है, ये कह रहा है कि भाई CAPM सिंगल फैक्टर मॉडल है, इट कैलकुलेट रिटर्न इन्वेस्टमेंट बाय रिलेटिंग द मार्केट रिस्क प्रीमियम टू सिस्टमैटिक रिस्क। यही बात हुई है हमारी अभी कि ये सिर्फ सिस्टमैटिक रिस्क को कैटर करता है, जो सिस्टमैटिक रिस्क यानी कि बीटा को। अच्छा, अब आर्बिट्रेज प्राइसिंग को देखें तो ये क्या कर रहा है आपसे, ये कह रहा है कि भाई बीटा फैक्टर फॉर फैक्टर 1 2 3 मेजर ऑफ रिस्क। यार आप मुझे बताएं, क्या सिर्फ सिस्टमैटिक रिस्क होता है मार्केट में? मार्केट में तो और भी रिस्क होते हैं, डॉलर ऊपर नीचे होता है तो भी फर्क पड़ता है, इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे होता है तो भी फर्क पड़ता है, एक्सचेंज इन्फ्लेशन रेट ऊपर नीचे होता है तो भी फर्क पड़ता है, गोल्ड प्राइसेस ऊपर नीचे होती है तो भी फर्क पड़ता है, मुल्क के पॉलिटिकल हालात ऊपर नीचे होते हैं तो भी फर्क पड़ता है। एग्री करेंगे? प्रैक्टिकली तो एक से ज्यादा रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो शेयर होल्डर फेस कर रहा होता है, जो इक्विटी होल्डर फेस कर रहा होता है। क्या आप इस बात से एग्री करेंगे? अगर मैं आपको बहुत सारे रिस्क फैक्टर बता दूं तो क्या करेंगे आप? कोई कुछ भी नहीं करना यार, कुछ भी नहीं करना आपने, गौर से देखें, आपने कुछ भी नहीं करना। आपने क्या करना है, आपने जैसे बीटा था ना ये, उस तरह आपने मल्टीपल बीटास को कैटर करना है, मल्टीपल बीटास को कैटर करना है। और अगर आप गौर करें, एक चीज गौर करें, अगर आप गौर करें एक चीज तीनों में कॉमन है, वो क्या? अगर आप गौर करें एक चीज तीनों में कॉमन है, वो क्या? अगर आप देखें सब जगह क्या हो रहा है, RF से माइनस हो रहा है, RM माइनस RF,
RM माइनस RF, RM माइनस, ठीक है, रिस्क प्रीमियम कह दूं मैं इसको, चलो रिस्क प्रीमियम कह दूं मैं इसको। क्या ये बात समझ आ रही है? बिल्कुल प्रीमियम का फंक्शन रिपीट हो रहा है, वेरी नाइस बतूल, सही कह रहे हैं कि जो प्रीमियम का फंक्शन है, रिस्क मार्केट प्रीमियम का फंक्शन है, वो रिपीट हो रहा है। अब मैं आपको, मैं मेरे ये सारी बताने का मकसद ये कि मेरी ख्वाहिश है आप ही मुझे के निकाल के बताएं आर्बिट्रेज प्राइसिंग मॉडल से, मैं नहीं बताऊंगा आपको। मैंने आपको स्क्रीन पे कॉन्सेप्ट रिकॉल करा दिया, रिफ्रेश करा दिया, जो कि ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी किताब है, पेज नंबर 194 में, जो वर्जन अभी आप लोगों के पास है, उसमें किसी का दूसरा वर्जन हो तो दूसरा पेज नंबर होगा, 194 पे ये मौजूद है। आप इसको गौर से देखें और आपको कॉन्सेप्ट सारे पता है। अब आप इसकी बेसिस पे, इस कॉन्सेप्ट की बेसिस पे, जिसमें 1 2 3 बीटा है, इसीलिए 3 प्रीमियम से मल्टीप्लाई हो रहा है, और रिस्क फ्री रेट एज इट इज, रिस्क फ्री रेट अपनी जगह खड़ा है, रिस्क फ्री रेट अपनी जगह से हिला ही नहीं है। अगर आप गौर करें, रिस्क फ्री रेट पहले भी यहीं खड़ा था, अभी भी यहीं खड़ा है, ठीक है। तो अब आपसे मेरी गुजारिश है, एक गुजारिश है, क्या आप इस डेटा को देखते हुए के निकाल सकते हैं? क्या आप इस डेटा को देखते हुए के निकाल सकते हैं आर्बिट्रेज प्राइसिंग मॉडल से? आपके पास इतने सारे फैक्टर्स आ गए, 1 2 3 4, क्या आप खुद से मेरे बगैर बताए क्या आप ये निकाल सकते हैं? मैं आपको 2 मिनट दे दूं, जो लोग रिकॉर्डिंग से रेफर करें उनसे भी गुजारिश है, नीचे वाला भी देखना पड़ेगा डेटा। लाइक टू लाइक का एक कॉन्सेप्ट होता है, लाइक टू लाइक, ठीक है। अच्छा, ये बात एग्रीड है कि यहाँ पे ये मार्केट प्रीमियम एग्जैक्ट वाला नहीं है, ये ये पहले पहले फैक्टर की मार्केट का रेट है, ये दूसरे फैक्टर की मार्केट का रेट है, ये तीसरे फैक्टर की मार्केट का रेट है, ठीक है। ये बात सही है, क्योंकि R1 R2 R3 अलग अलग लिखा हुआ है, ये नहीं समझिएगा कि वही मार्केट रिपीट हो रही है, मार्केट रिपीट नहीं हो रही है, मगर ये कॉन्सेप्ट ये है कि प्रीमियम 1 प्रीमियम 2 प्रीमियम 3 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। And I would like all of you to just apply this concept and let me know what is the cost of equity under arbitrage pricing theory. Please try it on your own and let me know what's the answer. I am giving you 2 minutes. Just pause this video. जो लोग रिकॉर्डिंग से रेफर करें उनसे गुजारिश है वीडियो पॉज कर दीजिए और खुद से ट्राई करिए। जो लाइव में मौजूद है उनसे गुजारिश है, मुझे आंसर पता है, मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ। क्विकली बताएंगे मुझे, गलत हो जाए मसला नहीं है, मगर आप खुद से ट्राई करें, मुझे बताएं। मजे की बात यह है कि इसका काम सिर्फ बी पार्ट में, इसके आगे इसका काम ही नहीं है, ये पूरे आगे सवाल में कहीं यूज ही नहीं होगा। 4 मार्क का पार्ट है बी पार्ट, उसमें मेरे ख्याल से 2 मार्क होंगे इसके, बहुत से 3 मार्क हो जाएंगे चले, मगर बाकी पूरे सवाल में इसका कोई रोल है ही नहीं। कुछ स्टूडेंट्स ने यहाँ आगे सवाल को रोक दिया, ब्लॉक कर दिया, और आगे जो है जो काम इजी मार्क्स से उसमें उनको परेशानी का सामना रहा। तो आप ये भी सोचें कि यार इसकी वेटेज कितनी है, वर्ड कितनी है। खुदा ना खासा अगर कोई चीज़ आपको नहीं रिकॉल हो रही पेपर में, तो आप उसको स्किप करके जंप करके आगे बढ़ जाए। वैसे तो नहीं समझता मैं अब आपको जंप करना चाहिए, अब आप इस पोजीशन में आ गए कि आप कैलकुलेट कर ले। मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर का, चैट पे मुझे बता दें, शाबाश। प्रीमियम नेगेटिव हो सकता है, प्रीमियम नेगेटिव होना नहीं चाहिए उसूली तौर पर यार, क्योंकि देखें रिस्क है तो हमेशा रिस्क होगा तो रिटर्न होगा ना। प्रीमियम नेगेटिव का मतलब है नुमान कि RF बड़ा हो गया और मार्केट रेट छोटा हो गया। क्या ऐसा हो सकता है कि रिस्क फ्री रेट बड़ा हो जाए और एक्चुअल मार्केट रेट छोटा हो जाए? प्रीमियम तो नेगेटिव उस वक्त होगा ना जब RF, क्योंकि प्रीमियम का फॉर्मूला क्या होता है, RM माइनस RF। नेगेटिव कब हो सकता है? और ये प्रीमियम है, ऑलरेडी प्रीमियम है, ये ऑलरेडी प्रीमियम का मतलब है कि इसमें RF माइनस हो चुका है। चंदा, तुम बात में समझ रहे हो, ये मार्केट रिस्क नहीं है। हाँ तो अच्छा, तुम्हें लग रहा है कि शायद ये मार्केट वो है, चंदा ये मार्केट प्रीमियम है। प्रीमियम मींस कि इसमें से RF एडजस्ट हो जाएगा। प्रैक्टिकली खुद सोचो यार, क्या ऐसा पॉसिबल है कि हमारा RM छोटा हो और RF बड़ा हो? ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है बतूल, आई थिंक योर आंसर इज राइट। लेट्स सी बाकी लोग आंसर क्या आ रहा है। चलिए जल्दी से करेंगे यार, शाबाश। अच्छा, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो जून, अच्छा चले अभी करें जरा, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो समर 22 का पेपर दे रहे थे, जिन्होंने एक्चुअली समर 22 का पेपर दिया है? बहुत सारे लोग रिकॉर्डिंग रेफर करें, मैं उनसे नहीं पूछ सकता क्या ये हो गया था पेपर में आपसे। अभी मैंने कराया नहीं है, सिर्फ आपको दिया है सॉल्व करने को, मगर मैं पूछ रहा हूँ क्या ये पेपर में हो गया था, ये वाला आर्बिट्रेज प्राइसिंग वाला पार्ट, या नहीं हुआ था? नाम नहीं लूंगा मैं इस बार, क्योंकि ऑब्वियसली कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है। ठीक है सर्वर, ओ सॉरी सॉरी, और किसने कहा ठीक है? चलो सही है, अब तो हो जाएगा ना यार। चले बाकी लोग का आंसर चाहिए, नुमान आंसर बताएंगे मुझे जरा? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर मैन। ठीक है, वेरी गुड यार, परफेक्ट हो गई बात। तो CAPM यूजिंग आर्बिट्रेज प्राइसिंग मॉडल, फॉर्मूला लिखना चाहें तो लिख लें वैसे तो, और कौन से हमने डिस्कस कर लिया है। नाउ इट्स अंडरस्टैंडेबल, प्रॉब्लम तो नहीं होगी। वेलकम।
ठीक हो गया है इंशाल्लाह। अब आप देख रहे हैं यार, मैं इसीलिए आप देखें, मुझे बताएं एग्जामिनर क्या कर रहा है, कवरेज तो पकड़ रहा है और क्या कर रहा है, उसमें कुछ है ही नहीं, कवरेज पकड़ने के लिए अलावा कोई काम ही नहीं कर रहा। अभी एक और कौन सा भी बड़ा जबरदस्त सवाल में आएगा, ठीक है इंशाल्लाह पूरा बोलेंगे। अच्छा जी, तो ये हो जाएगा के इज इक्वल टू आर एफ प्लस बीटा 1 इज इक्वल टू आर एम 1 माइनस आर एफ प्लस बीटा 2 आर 2 माइनस आर एफ प्लस बीटा 3 आर 3 माइनस आर एफ प्लस बीटा 4 आर 4 माइनस आर एफ। ठीक है जी, रिस्क फ्री रेट 4 है, बीटा की कहानी 1.16 है, प्रीमियम कितना था भाई 1.16, 7.15 2, याद करने पड़ेंगे वरना मुझे बार बार देखने पड़ेंगे। 7 माइनस 4 प्लस 0.15, अच्छा नहीं 7 माइनस 4 करेंगे का, अरे भाई क्या 7 माइनस 4 करेंगे का, नहीं 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 नहीं, प्रीमियम का मतलब है कि ऑलरेडी माइनस हुआ है भाई, वरना नेगेटिव हो जाएगा, वरना हमारा तो नेगेटिव हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एग्जामिनर ने आपके लिए आसान कर दिया। ये 7 इज द फाइनल फिगर, 0.22 था, 0.22 0.06 4 3 ठीक है। चलो जी गेम खत्म करते हैं इसको, ये वाला पार्ट भी। कितना आया भैया, कितना आया 13.48 आ गया। चलो ठीक, 2 के ही आ गए, एक CAPM से आ गए और एक आर्बिट्रेट प्राइसिंग से आ गया। कितने मार्क आ गए हमारे जी, अल्लाह माफ करे, 6 मार्क ही हैं खाली अभी। अच्छा वैक निकाले जल्दी से यार, वैक निकल आएगा, मगर वैक अब आपने देखे किससे निकालना है, CAPM से। खुदा ना कहता किसी को आर्बिट्रेट प्राइसिंग नहीं आता तो उसकी टेंशन खत्म हो चुकी है, क्योंकि उसने कहा कॉज ऑफ इक्विटी आप CAPM वाला यूज करेंगे जो आपने 20 बार में निकाला है। देख रहे हैं हम कितनी जिंदगी आसान कर दी है। एग्जामिनर को पता था ना कि आर्बिट्रेट प्राइसिंग में लोग फंसेंगे, तो वो खुद भी नहीं चाहता कि आपका सवाल स्पॉइल हो। देख रहे हैं एग्जामिनर इतना बुरा नहीं है हमारा, हमें लगता है बुरा है ठीक है, मगर इतना बुरा है नहीं। पता नहीं कौन है, मगर जो भी है बंदा, तो उसको पता था कि यार लोग आर्बिट्रेट प्राइसिंग में शायद फंस जाएंगे, इसलिए उसने बोला आप आर्बिट्रेट प्राइसिंग को छोड़ दो, CAPM से जो के है उसी से वैक निकालो, उसकी जिंदगी भी आसान हो गई और आपकी जिंदगी भी आसान हो गई। EDK, एक काम करना पड़ेगा इसमें, वो देखते थे 48 बिलियन इक्विटी हो गई थी, डेट कितनी निकल थी, मार्केट वैल्यू डेट की 14.8 निकली थी, देख रहे हैं 14.8 निकली थी। के अभी भी निकाला, CAPM वाला के कह रहा है 11.5। अच्छा KD1-T में ना एक काम करना पड़ेगा, KD1-T में मसला ये है कि KD1-T वैसे निकालते कैसे हैं। अब आपसे मेरा सवाल है, KD1-T वैसे कैसे निकालते हैं, वैसे वैसे हमारी टेक्निक क्या कहती है, IRR, तो मार्केट वैल्यू DVA, DVA मार्केट वैल्यू 98.69, तो निकाल लें। अब बोलेंगे सर निकालने की जरूरत क्या है, वही ले लेते हैं 4%, कूपन नहीं 4% ले लेते हैं। नहीं यार देखो गड़बड़ है, थोड़ी सी गड़बड़ है। दूसरा एक और मसला भी है कि IRR जब आप निकालते हो तो आप पोस्ट टैक्स लेते हो या प्री टैक्स लेते हो, ये भी एक सवाल है। आपको याद आ रही है बात, IRR निकालते हैं हम पोस्ट टैक्स लेते हैं प्री टैक्स लेते हैं, सवाल है मेरा। IRR निकालने का मकसद है KD नहीं, KD1-T, तो चूंकि पोस्ट टैक्स लेना है एक ये फर्क, दूसरा रिडेम्पशन 110 पे हो रही है वो फर्क, इन दो वजूहत की बेस पे मैं कहूंगा कि बेटर आप IRR निकाल लो। वैसे किसी बच्चे के जहन में ये आ सकता है कि सर डायरेक्ट 4 को 1-T कर लेते हैं, आंसर तकरीबन तकरीबन थोड़ा फर्क आ रहा है, मगर मैं कहूँगा मार्क्स देखते हुए 4 मार्क का सवाल है और कुछ जेन्युइन बातें मैंने आपको बताई, जैसा कि इंटरेस्ट को आफ्टर टैक्स करना है, जैसा कि मार्केट वैल्यू और वो बराबर नहीं है पार वैल्यू, मार्केट वैल्यू पार वैल्यू बराबर नहीं है, 98.69 आ रहा है और पार वैल्यू 100 है, रिडेम्पशन अमाउंट भी 110 है। तो इन वजूहत की बिना पे हम रिस्क नहीं लेते, हम IRR के थ्रू निकाल लेते हैं, क्योंकि अब तो मार्केट वैल्यू आ गई, अब तो IRR वाला बैरियर नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है आपको। देखें कोई बंदा डायरेक्ट लेना चाह रहा है ना, तो उसमें रिस्क हो सकता है, जैसे मैंने आपको समझाया 4 का ये डायरेक्ट करेंगे ना, ये गड़बड़ हो सकती है, तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि मसला ही खत्म हो जाए। कैसे निकालते रहिए, याद करें किसी को, ईयर लिखते थे, कैश फ्लो लिखते थे, डिस्काउंट फैक्टर लगाते थे, याद आ रही है बात, ऐसा ही था भाई, प्रेजेंट वैल्यू आती थी, फिर डिस्काउंट फैक्टर लगाते थे, फिर प्रेजेंट वैल्यू आती थी। ठीक है स्टार्ट करें, किन रेट पे काम कर रहे हैं, इंटरेस्ट
नेट ऑफ टैक्स, रिडेम्पशन 110। नहीं 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 नहीं, अरे यार आईआरआर निकालने हैं भाई, ऐसे थोड़ी होगा। पहले क्या आता था आईआरआर निकालते हुए? ईयर जीरो पे मार्केट वैल्यू आती है, पहले खरीदेंगे, इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से निकलता है आईआरआर। किसी को याद आ रही, उस दिन भी कोई वॉइस नोट में पूछ रहा था मुझसे, मतलब क्वेरीज में, तो मैंने कहा था यार आईआरआर हमेशा इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से निकलता है, यानी कि इन्वेस्टर पहले खर्चा करेगा, इन्वेस्टर पहले खर्चा करेगा ईयर जीरो पे। याद आ रही है बात? हाँ बिल्कुल, 98.69 नेगेटिव, सही है ना। और फिर उसके बदले में उसको क्या मिलेगा, उस इन्वेस्टमेंट पे उसको क्या मिलेगा, इस इन्वेस्टमेंट पे इसको क्या मिलेगा, रिटर्न मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा नेट ऑफ टैक्स। 100 into 3 into 0.71 नेट ऑफ टैक्स, नेट ऑफ टैक्स 1 से 10 ईयर्स तक मिलेगा। कितना बनता है? हाँ भैया कितना बनता है? नेट ऑफ टैक्स करते हैं 2.13 और रिडेम्पशन हो जाएगी 100 पे कम काम करें, 1000 पे भी कर सकते हैं यार, मसला नहीं, 1000 पे भी कर सकते हैं, मगर बेहतर है आप 100 पे कर लो। डिस्काउंट फैक्टर लगा लें। अच्छा पहले डिस्काउंट फैक्टर एक काम करते हैं, 4 ही ले लेते हैं, 4 था ना हमारा डिस्काउंट फैक्टर, 4 ही ले लेते हैं डिस्काउंट फैक्टर, देखते हैं 4 पे क्या होता है। 4% पे कर रहे हैं, 0.676 8.11 17.27 74.36 7.06 नेगेटिव आ रहा है। रेट बढ़ाएं या कम करें? चंदा रेट बढ़ाएं या कम करें, क्या करें? हमरे को रेट बढ़ाना चाहिए या कम करना चाहिए? क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए? रेट कम कर देना चाहिए ना, 2% कर लेते हैं, 3 पे रिस्क लग रहा है मुझे, 2 पे कर लेते हैं, 2 पे कर लेते हैं, ठीक है कम कर लेते हैं। एट पॉइंट नाइन कितना हो गया, मल्टीप्लाई कर लें, 19.13 और 90.2 कितना आ रहा है? 19.1 98.61 10.61 आइए निकालें। मुश्किल तो नहीं लग रहा सवाल ये अभी तक? क्या ये आपको मुश्किल तो नहीं लग रहा? आइए निकालना तो हमें आता है यार, आर्बिट्राइज प्राइसिंग मॉडल का मसला था तो हमें याद नहीं था, हालांकि किताब में लिखा हुआ था तो वो हमने देख लिया। कितना आ रहा है? 10.61 जी। बताएं जल्दी से प्लीज। थ्री पॉइंट टू 3.2% It is fine.
एग्री करते हैं 3.2% आ रहे हैं तो वैक निकाल लेते हैं, वैक निकाल लेते हैं। यही हमें पता है 11.5 into 48 plus 3.2 into 14.8 divided by 48 plus 14.8। चलें जी चेक करें वैक क्या आया, वैक क्या आया। डायरेक्ट करेंगे तो कुछ और आया था, 4 को डायरेक्ट कर रहे थे ना आप, ये वाला जो काम करते हैं 4 को 0.71 से करेंगे कुछ और आएगा, वो सही नहीं होगा क्योंकि इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स ले रहे हैं एक तो ये, दूसरा ये कि वो पार वैल्यू वो बराबर भी नहीं है ना। $48 प्लस 11.06 आ रहा है, ठीक है। ठीक है आगे बढ़े। पक्का सबका यही आ रहा है? नहीं यार नुमान वसीम मेरा तो कुछ और आ रहा है, 9.54 आ रहा है मेरा, चेक करते हो एक मिनट। 9.54 आ रहा है मेरा, दूसरी बार कर रहा हूँ मैं कैलकुलेट तुम्हारे लिए। 9.54 3949 9.54 चंदा मुझे गड़बड़ हो गई, मेरा कैलकुलेटर कह रहा है 9.54। ठीक है जी क्लियर है बात हमें, क्या ये बातें समझ आती हैं? 3 पार्ट हो गए, फेज 1 कंप्लीट हो गया, फेज 2 पे आते हैं। जरा पहले फेज 1 नोट कर लें, कोई सवाल है कंफ्यूजन है तो नोट कर लीजिए। फेज 1 हमने आपके सामने स्क्रीन पे रख दिया, पार्ट ए भी आ गया है, बी भी आ गया है और सी भी आपके सामने आ चुका है। कोई सवाल कोई कंफ्यूजन तो पूछ लीजिए, पूछ लीजिए। डन है? ठीक है जी आगे बढ़े। कोई सवाल है पूछ लें भाई, फिर आगे के पार्ट्स करेंगे। बिल्कुल सेक्टर चेंज नहीं हो रहा, वेरी गुड पॉइंट। और दूसरा देखें उसने डेटा भी नहीं दिया ना आपको, किसी और इंडस्ट्री का डेटा भी नहीं दिया, वरना अगर ऐसा होता तो फिर अनगियर रीगियर वाला तरीका करते, वेटेड बीटा करते। अच्छा ये सेकंड पार्ट में करना है बतूल, आपने जो सवाल किया फेज 2 में ये आ रहा है, तो फेज 2 में आपको ना वो डेटा देगा, किसी और इंडस्ट्री का डेटा देगा। हमें दिया हुआ भी है, बल्कि हमने रीड आउट किया था, ये देखें फेज 2 में दिया हुआ है। फेज 2 में ये देखें नया बीटा दिया हुआ है इसने 2.23 टारगेट कंपनी का बीटा, मगर फेज 1 में कोई ऐसी बात आई नहीं, तो मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, मैं क्या करूँ? ठीक है ना, हमने क्या किया फिर बीटा वही चला लिया जो उसने दिया हुआ था, एग्जिस्टिंग बीटा चला लिया। मोस्ट रिसेंटली कोटेड इक्विटी बीटा, मोस्ट रिसेंटली का मतलब है कि बिल्कुल लेटेस्ट ले लिया। बट ये सेकंड वाले केस में चूंकि इंडस्ट्री भी आएगी, दूसरा भी बिजनेस आएगा, तो फिर हमें वेटेड एवरेज बीटा का कॉन्सेप्ट होता है जो कि एग्जामिनर का फेवरेट होता जा रहा है पिछले कुछ अटेम्प्ट्स में, वो हमें इस सवाल में अप्लाई करना होगा और हमें देख लेते हैं। ठीक है जी अच्छा आगे बढ़ते हैं, और कोई सवाल है पूछें प्लीज। नोटिंग हो गई है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ नोटिंग हो गई। आगे बढ़े, सी पार्ट हमारे हो गए जी, 10 मार्क्स आ गए 19 में से हमारे अल्हम्दुलिल्लाह। आगे गए कैलकुलेट एक्सपेक्टेड इक्विटी बीटा फॉर सीपी आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ फेज 2 ऑफ द प्रोजेक्ट एंड कैलकुलेट रिवाइज कॉस्ट ऑफ इक्विटी यूजिंग सीएपीएम। अच्छा अब सीएपीएम ही चल रहा है आगे, आर्बिट्राज की बस ने छेड़खानी करनी थी वो कर ली, अब उसने बोला बस आपने आगे सीएपीएम ही यूज करना है। एक्सपेक्टेड इक्विटी बीटा ऑफ सीपी, अच्छा सीपी का एक्सपेक्टेड इक्विटी बीटा, एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड यानी कि एक्चुअल नहीं एक्सपेक्टेड, तो क्या कह रहा है जी, सीपी इज नाउ रेडी टू कमेंस फेज 2, डिफेंस फेज 2 नहीं है ये, of its expansion plan which involves raising 20 billion of debt through a bank loan for acquiring the equity of small chain of retail outlet। इसका मतलब रिटेल आउटलेट जो एक्वायर कर रहे हैं उसकी इक्विटी 20 बिलियन है, और उस 20 बिलियन को एक्वायर करने के लिए हमारे पास एक और रिक्वायरमेंट है कि हमें डेट लेना पड़ रहा है, लोन लेना पड़ रहा है, कर्जा लेना पड़ रहा है, बैंक के पास जाना पड़ रहा है।
The retail outlet will stock CP's inventory on an exclusive basis once acquired. A suitable or liquidity company has been identified. However, the acquisition is considered to be quite risky as the target company's run rate beta is 2.23. मुझे एक बात बताएं, आपको वेटेड एवरेज बीटा का कॉन्सेप्ट याद आ रहा है? सवालों के नाम लूं मैं? ट्यूलिप टेक्सटाइल 2018, ये सवाल आपको याद आ रहा है कोई? टीटीएल बीटीएल वाला जो सवाल था, विरसा एक प्रोडक्ट थी जिसमें अक्सर लोग एक सवाल कर रहे हैं मुझसे, करते हैं विरसा इस प्रोडक्ट में, इसमें एक लोग अक्सर एक सवाल करते हैं, सही है ना? वो सवाल क्या करते हैं? वो सवाल ये करते हैं लोग हमसे कि भाई कि सर मैं टॉपिक थोड़ा हट रहा हूँ, 1 मिनट की बात करूंगा 2018 के सवाल में, सिर्फ 1 मिनट की बात करूंगा 2018 के सवाल में सिर्फ, क्योंकि यार वो कभी कभार स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, तो मैंने कहा कि यार आपको बता दूं, ठीक है? स्टूडेंट का सवाल ये आता है कि सर ये बताएं हमें कि ये जो टीटीएल बीटीएल सवाल है, मैं ऐसे ही मतलब यार एक मुझे चाह रहा हूँ कि इस तवज्जुह से बात हो जाए। इस सवाल में लोग एक सवाल करते हैं कि सर इसमें बैंक लोन था, आपने फ्री कैश फ्लो टू कंपनी यूज किए, आपने वैक पे डिस्काउंट किया, तो आपके पास आनी चाहिए मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी, फिर इसमें से लेस होनी चाहिए मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, तो आनी चाहिए मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। ये मतलब एक सवाल आता है अक्सर कि मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी आपके पास मौजूद थी, आपने ऊपर से निकालिया वैक वगैरह डिवाइड करके, फिर आप मार्केट वैल्यू ऑफ डेट माइनस नहीं कर रहे और मार्केट वैल्यू इक्विटी जो है नहीं निकाल रहे और डायरेक्ट इस पे वैल्यूएशन कर रहे हैं। तो इसका बस एक थोड़ा सा 30 सेकंड का मैं जवाब दे दूं कि यार हम जो मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी निकाल रहे हैं वो हम पूरी उसकी नहीं निकाले, पूरे बिजनेस की हम निकाले हैं, विरसा की, हम कैश फ्लो विरसा के यूज कर रहे हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। चेक करें, हमने सारे विरसा के कैश फ्लो यूज किए। विरसा एक नया प्रोडक्ट था, ठीक है, और विरसा की कहीं ऊपर बात हो भी रही है मेरे ख्याल से कि हम एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे विरसा के नाम से, एक ऊपर कहीं बात आ रही है यार, ठीक है, न्यू प्रोडक्ट विरसा, ठीक है, इंट्रोड्यूसिंग अ लोकल सेल बाय एक्वायरिंग रिटेल आउटलेट, ओके, हम लोकल में इसे विरसा के नाम से करेंगे, ठीक है। अब विरसा इज अ न्यू प्रोडक्ट, तो यार विरसा की क्या कोई डेट है? सवाल मेरा ये, आपको पूरे उसमें सिनेरियो में विरसा की डेट नजर नहीं है कि विरसा चूंकि लेटर ऑन आया, लाइक टू लाइक का तकादा ये कि चूंकि कैश फ्लो हम लेटर ऑन वाले ले रहे हैं, लेटर ऑन समझते हैं, बाद वाले ले रहे हैं, खाली विरसा के ले रहे हैं, ठीक है, और विरसा का कोई डेट नहीं है, ये डेट विरसा का नहीं है, ये डेट पुराना डेट है, लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ओल्ड डेट है। तो मैं कैसे एक न्यू कैश फ्लो वाली फिगर को माइनस करवा दूं ओल्ड फिगर से? आप मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है, ये एक 2018 समर टीटीएल बीटीएल में ना एक बात आती है, समर टीटीएल बीटीएल की बात इसलिए निकली क्योंकि इसमें वेटेड एवरेज बीटा का कॉन्सेप्ट है ना, इसमें कहीं लिखा हुआ है ये वाला, ये वाली जो लिखी, ये कॉन्सेप्ट हमें अभी 2022 में लगाना है, मगर एक ऐसे ही मैंने कहा एक एक्स्ट्रा पॉइंट जो खामा खाई में स्टूडेंट को तंग करता है कि व्हाई वी हैवंट डिडक्टेड डेट, ये बहुत लोगों से सवाल आता है, तो इसका जवाब ये है कि चंदा ये जो है ना पुराने से रिलेट कर रहा है, और हमने जो काम किया है, जो वैल्यूएशन की है वो विरसा की है, यानी कि नई कंपनी की है। अच्छा, कमिंग बैक, ये याद आ रहा है सवाल भाई, इसमें वेटेड एवरेज बीटा का कॉन्सेप्ट था, वेटेड बीटा का कॉन्सेप्ट है। इसी तरह एक और सवाल था इसके बाद, सिटी लिमिटेड, यहाँ भी वेटेड एवरेज बीटा का कॉन्सेप्ट है, याद आ रहा है, स्टील कंस्ट्रक्शन, हाँ, मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन, इसमें भी इसी तरह कॉन्सेप्ट है कि आपको जो है वो क्या कहते हैं, स्टील का अलग दिया हुआ है, और इसको में भी आपको वेटेड एवरेज बीटा का कॉन्सेप्ट यूज करना था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो यही जो कॉन्सेप्ट है वेटेड एवरेज बीटा वाले, ये आज हमें वापस से अप्लाई करने हैं इस सवाल में जो हम करने जा रहे हैं। अच्छा, अब जरा गौर से देखिएगा, कोई टेंशन की बात नहीं, टेंशन की बात तो है ही नहीं, टेंशन की बात इसलिए नहीं है कि हमारे पास, अच्छा एसिड बीटा की होती है, बिल्कुल ये आप लोगों ने सही कहा कि एसिड बीटा पे हम वेटेड एवरेज फिगर निकालते हैं। तो हम पहले करेंगे क्या, हमें डी में निकालना है रिवाइज के, रिवाइज इक्विटी बीटा, एंड रिवाइज की, तो गौर से देखेंगे ये सब पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मेरे हिसाब से। आर्बिट्राज प्राइसिंग के बाद जो अगर पार्ट इंपॉर्टेंट है वो यही है, बाकी आगे के पार्ट्स में इतना मसला नहीं होगा आपको इंशाल्लाह। और ये सवाल वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, मैंने कहा ना ये फॉरेक्स के बाद अगर कोई सवाल था तगड़ा तो ये था। फॉरेक्स में भी सिर्फ एक 4 माह की कमोडिटी प्राइसिंग थी, कमोडिटी हेजिंग थी, तो डराने की हद तक थी, मगर आगे जितना भी सवाल था उतना मुश्किल नहीं लगा, हम ऑलरेडी कुछ मूव कर चुके। इन द सेम वे यहाँ भी हम ये वाला सवाल देखेंगे, बाकी 4 और 5 आपको लगेगा यार ये तो इसने फुल टॉस रखे थे आउट ऑफ द पार्ट, फुल स्कोर करने के लिए। अच्छा जल्दी से देख लेते हैं रिवाइज इक्विटी बीटा के लिए हमारे पास अब 2 बिजनेस हो गए हैं, एग्जिस्टिंग सीपी हो गया है हमारे पास, और एक हमारे पास जो है वो रिटेल आउटलेट आ गया। रिटेल आउटलेट सेपरेट थिंग ना,
एक्वायरिंग इक्विटी ऑफ स्मॉल चेन ऑफ रिटेल आउटलेट, ठीक है। और ये कह रहा है कि जी एक्विजिशन कंसीडर्ड रिस्की है, रिटेल आउटलेट में जाना रिस्की है, उनका अनगेट बीटा 2.23 है। अच्छा, अब हम वो काम कर लें जो हम अक्सर करते थे। कितनी हो गए हमारे पास स्टेप्स, क्या होंगे? पहले निकलेगा वेटेड एवरेज एसिड बीटा, अच्छा हमारे पास एसिड बीटा दोनों के हैं क्या? नहीं, हमारे पास एसिड बीटा मौजूद है, बल्कि हम लिख लेते हैं ना यार, डिस्क्रिप्शन में क्या क्या है हमारे पास। सीपी और न्यू बिजनेस, इक्विटी वैल्यू हमारी 48 है और इनकी 20। अच्छा 20 इनकी इक्विटी वैल्यू है, वो अलग बात है, हम डेट से एक्वायर करेंगे, मगर जो इक्विटी वैल्यू है इनकी वो 20 है, इसमें कोई दो राय नहीं। एसिड बीटा इनका 2.25 बताया हुआ है, 2.25 बताया हुआ है, 2.23 बताया हुआ है। सही है, 2.23 बताया हुआ है। अच्छा इसका एसिड, इसका बीटा 1.25 बताया हुआ है, सही है भाई, 1.25 है इनका बीटा। सीपी का आज का बीटा 1.25 है, एसिड बीटा यस और नो जवाब दें, एग्री करेंगे हाँ या ना? जी, क्या लगता है आपको? इक्विटी बीटा है या एसिड बीटा है? अरे बाबा ये इक्विटी बीटा है, हमरे को तो एसिड बीटा चाहिए। कहां से आएगा इसका एसिड बीटा? क्या इसका एसिड बीटा आ सकता है? क्या आप सीपी का एग्जिस्टिंग एसिड बीटा निकाल सकते हैं? जवाब में हाँ निकाल सकते हैं, क्या हुआ, अनगेयर कर देंगे ना इसको यार। तो W1 कर लेते हैं, नो इट्स रॉन्ग। हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, एक वर्किंग करनी पड़ेगी, छोटी सी वर्किंग करनी पड़ेगी। W1 बीटा एसेट इज इक्वल टू बीटा इक्विटी इनटू E अपॉन E प्लस D 1 माइनस D। बीटा एसेट हमें पता है, नहीं पता। बीटा इक्विटी हमें पता है, पता है। इक्विटी हमें पता है 48 है इसकी, डेट हमें पता है इसकी 14.8 है, अभी निकालती है 14.8, 1 माइनस टी। चले जी, मेरे ख्याल से निकालें बीटा एसिड। देखें बीटा एसिड क्या आ रहा है हमारा, बीटा एसिड कहाँ बना, हमारा बीटा एसिड कहाँ बना भाई, जल्दी बताएं कितना आ रहा है निकलेगा बीटा एसिड? 1.25 था ना ये, निकाल लें। करें जरा, कैलकुलेट करें। 48 प्लस 14.8 इंटू 0.7, 1.026 आ रहा है। थैंक यू सर्वर, मैं चेक कर लूंगा। 1.03 आ रहा है, ठीक है नुमान, मैं चेक कर लेता हूँ खुद भी ना, ताकि हमारी भी तसल्ली हो जाए। 1.0255, 1.026 कर लेते हैं, 1.026 कर लिया। चलो ये बात समझ आ रही है? तो वेटेड एवरेज बीटा निकाल लें, ठीक है सही है। थैंक यू हसन रजा, क्या हम वेटेड एवरेज बीटा निकाल लें? सिक्सटी एट है ना टोटल, टोटल 68 हो गया ना। चलें चलें जी, वेटेड एवरेज बीटा तैयार है जी। कितना आया व्हाट्स अवर वेटेड एवरेज बीटा? 1.026 to 48, 2.23 into 20, 1.3, 1.3।
पे अब रिवाइज इक्विटी बीटा आ जाएगा, सही है ना। हमें क्या निकालना था, ये कमेंट पढ़ी थी हमने। परेशान ना हो यार, देखें खैर हो गई, किसी बात नहीं है, 4 मार्क का सवाल है, थोड़ी मेहनत तो करवाएगा ना एग्जामिनर यार, क्या ऐसा भी नहीं ऐसी प्लेट में रख के दे देगा। बाकी सवाल प्लेट में रख के दिए ना, कुछ में 4, 5, 2, तो 2 सवालों में तो उसका हक बनता है यार। और पेपर का रिजल्ट भी इतना बुरा नहीं आया, मैं बताऊँ इसका, इस तरह के लोगों ने डरा दिया था कि जी ऐसा हो गया वैसा हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है, मुनासिब रिजल्ट। अच्छा फेज 2 का क्या कह रहे हैं हम, कैलकुलेट एक्सपेक्टेड इक्विटी बीटा, इक्विटी बीटा निकालना है यार, ये तो एसिड बीटा निकला है, सीपी का इक्विटी बीटा निकालना है, तो हम वापस फॉर्मूला रीगेयर कर देंगे, अनगियर्ड बीटा है, ये अनगियर्ड बीटा कहलाता है। अब रीगेयर करेंगे। अच्छा रीगेयर करने से पहले मैं एक बात बता दूं आपको भैया, रीगेयर करने से पहले मैं एक बात बता दूं आपको कि आपके पास डेड 2 हो गए, आपके पास रिवाइज्ड पोजीशन जो हो गई है, एग्री करेंगे, रिवाइज पोजीशन आपके पास क्या हो गई, इक्विटी अगर एक है, और से देखिएगा आगे आगे वैक भी निकालना, इक्विटी अगर एक है सेम है, एक डेड 1 है पुराना वाला, जो मतलब फेज 1 में लिया था, पुराना नहीं कहना चाहिए, और एक डेट है D2, ये वो है कि जो फेज 1 में आपने लिया था, फेज 1 का डेट है, और ये बैंक लोन है फेज 2। ठीक है, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब रीगियर करेंगे तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। तो अब आप रीगियर करने जा रहे हैं, इक्विटी बीटा ऑफ सीपी, बीटा एसेट इक्वल बीटा इक्विटी ई प्लस D1 माइनस बीटा एसेट हमें पता है 1.38, बीटा इक्विटी हमें नहीं पता, वो निकालना है, ई हमें पता है 48 है, हाँ बिल्कुल 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 सही है बतूल, कि अगर हम बिल्कुल बिजनेस बंद कर रहे हैं, पिछला सेक्टर बंद कर रहे हैं और फिर सारा बंद करने का नए नए पे आ रहे हैं, जो कि ऐसे ऐसा लिखा हुआ नहीं है, तो अगर ऐसा होता कि हम बिल्कुल पिछला बिजनेस क्लोज डाउन कर लेते, तो फिर हम जाहिर सी बात है फिर यही वाला बीटा लेते, फिर हम वेटेड एवरेज पे नहीं जाते, मगर ऐसी कोई इंडिकेशन सवाल में नहीं है, और प्रैक्टिकली भी हमें थोड़ा अजीब सा लगेगा कि हम नए बिजनेस के चक्कर में पुराने बिजनेस को खत्म कर दें विदाउट एनी रीजन, इसलिए हमने वेटेड एवरेज बीटा किया। तो ये अच्छा पिछले फेज 1 में ऐसी कोई इंडिकेशन ही नहीं, तो हमने नहीं किया, तो पेपर में ये अगेन आपने बड़ा अलर्ट रहना होगा, वेटेड एवरेज बीटा इज वन ऑफ द, जिसे कहते हैं ना कि इमर्जिंग कॉन्सेप्ट, जो पेपर में आप बार बार पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपका सवाल बहुत वैलिड है कि यस इट कैन बी पॉसिबल दैट वी नीड टू, जिसे कहते हैं ना कि वर्क ऑन ओनली ऑन अमेंडेड एसेट बीटा, बट ओनली ये उस वक्त होगा जब आपका पुराना बिजनेस ना हो, या फिर जब एक और चीज होती है, आपने नाम सुना होगा मार्जिनल वैक, नाम सुने, इस पर हमने बड़ी बात की है कुछ एरियाज में, मार्जिनल वैक, इंक्रीमेंटल वैक, कभी कभार एग्जामिनर बोलता भी है कि मार्जिनल वैक निकाल के दे दें, रिस्क एडजस्टेड वैक में नहीं, रिस्क एडजस्टेड वैक में तो वो रिवाइज करवा रहा है चीजें, एक होता है मार्जिनल वैक जो एडिशनल डेट और एडिशनल इक्विटी पे कैलकुलेट होता है, हमने एमएम थ्योरी के वक्त भी एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, और एक सवाल था कटाश के नाम से एसीसीए का, बहुत दफा हम करते हैं, बहुत सालों से करते हैं, उसमें भी ये कॉन्सेप्ट है कटाश, खैर तो ये आ गया जी वेटेड एवरेज बीटा, अब यही निकाल लेते हैं सीएपीएम से। क्लियर है क्वेरी आपको अपनी, पूछ लें अगर अभी भी क्लियर नहीं है तो, प्लस बीटा 2.09, ठीक है जी 12 कर 2.09 एंड आर एम माइनस आर is 10 minus 4 is 10 minus 4, so what's the right answer? कितना आ गया भाई राइट आंसर, सही आंसर आ रहा है, निकाल लेते 2.09 into 6 16.54, ठीक है जी नोट करेंगे, कोई सवाल है पूछ लें, ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट था, इसमें वेटेड बीटा का कॉन्सेप्ट था और हमें अप्लाई करना था, जल्दी से नोट करेंगे इसको प्लीज, कोई सवाल है पूछ लें, शाबाश।
नोट करेंगे शाबाश। अच्छा जी, कोई सवाल है पूछेंगे, आगे बढ़े। तो हमें वेटेड रिवाइज बीटा निकालना था, वो हमने निकाल लिया। के निकालना वो हमने निकाल लिया, मगर इससे पहले बैकग्राउंड में हमें बड़ी काम करना पड़ा कि हमें वेटेड बीटा निकालना पड़ा, और उस वेटेड बीटा से पहले हमें अनगियर करना पड़ा। कोई मुश्किल बात नहीं है, सिर्फ हमें पेपर लेवल पे ऑर्गेनाइज करना होगा। पेपर पे जब जाएंगे तो मैं नहीं समझता ये ज्यादा कोई मुश्किल बात होनी चाहिए, ऑलरेडी ये सारी बातें हम कहीं ना कहीं देख चुके हैं। एग्जैक्टली मैं ये समझता हूँ कि अगर आपको इस सवाल पे इस टॉपिक में, इस क्वेश्चन में अगर आपको मार्क्स मिल रहे हैं, निकल रहे हैं, तो इसका मतलब आपको वैक आता है, सिंपल सी बात है। और इसमें सारी वैक की बातें डिस्कस हो गई हैं। अनगियर रीगियर, सिर्फ इसने रीगियर सॉरी अनगियर नहीं करवाया, मगर रीगियर करवा दिया, आयरन निकलवा लिया, CAPM लगवा दिया, आर्बिट्रेट प्राइसिंग भी लगवा दिया, और फिर सिनेरियो चेंज भी करवा दिया, वेटेड बीटा भी लगवा दिया। तो दिस सीम्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन फॉर रिवीजन पर्पस। ठीक है जी, क्या कह रहे हैं, अगर मेंशन ना हो माइनर वैक यूज करना है तो हमेशा बिल्कुल, तो फिर हम हमेशा बतुल रिस्क एडजस्टेड वैक यानी कि रिवाइज वैक निकालेंगे, यानी कि पुराना डेट और पुराना इक्विटी ऐड करके निकालेंगे। अगर सवाल में ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है कि आपने माइनर वैक पे काम किया, तो फिर आप रिवाइज वैक जैसे हम करें ना, पुराना वैक डेट और पुराना इक्विटी मर्ज करके निकालेंगे। और प्रैक्टिकली भी ज्यादा रिस्क एडजस्टेड वैक ही यूज हो रहा होता है। अच्छा आगे बढ़ेंगे, आगे क्या कह रहे हैं, एक्सप्लेन विद रेलेवेंट कैलकुलेशन हाउ चेंज इन CP क्रेडिट रेटिंग फ्रॉम AAA में इम्पैक्ट द मार्केट वैल्यू ऑफ CP कॉर्पोरेट बॉन्ड। वो कह रहे हैं मार्केट वैल्यू कॉर्पोरेट बॉन्ड की क्या हो सकती है अगर आप रेटिंग चेंज हो जाए। अच्छा रेटिंग ये नहीं कह रहा चेंज हो गई है, ये कह रहा है कि अगर चेंज हो जाए तो क्या होगा। कहीं लिखा हुआ है ऊपर, कहीं रेटिंग चेंज हुई है, मेरे ख्याल से कहीं लिखा हुआ नहीं है। रेटिंग दो इसने बताएंगे, मगर मेरे ख्याल से कहीं पढ़ा नहीं हमने कि रेटिंग चेंज हो गई है। ये बात इसने जरूर की है कि हमारी रेटिंग आज AAA है, ये बात भी इसने जरूर की है कि हम बैंक लोन की तरफ जा रहे हैं, मगर इसने कहीं हरगिज़ ये बात नहीं की मेरे ख्याल से कहीं पूरे डेटा में कि रेटिंग चेंज हो चुकी है। मगर ये अपनी नॉलेज के लिए आए कि ऐसे ही कह रहे हैं। आई थिंक कि आप बता दें कि अगर रेटिंग चेंज हो जाए, कहाँ गया भाई, किधर चला गया, ये रहा, कि अगर रेटिंग चेंज हो जाए AAA से A हो जाए तो इससे मार्केट वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा, ये बता दें। तो आप मुझे बताएं क्या फर्क पड़ेगा। वैसे जनरल सवाल है मेरा आपसे, ओरल सवाल है, वैसे तो मैं भी आपको वर्किंग बता दूंगा, बट आपको क्या लगता है अगर रेटिंग चेंज हो जाएगी तो डेट बीटा एप्लीकेबल हो जाएगा, तो आपको क्या लगता है मार्केट वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी। मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर बता सकता हूँ, और आपको ये थ्योरी में लिखना भी चाहिए। 3 मार्क में एक कैलकुलेशन भी है और थ्योरी भी है, बट वैसे लेमैन अप्रोच करके मैं ऑलरेडी इस पे बात कर चुके हैं बहुत पहले। क्या लगता है, if rating falls from AAA to A, then अगर सवाल से मैं कनेक्ट करूं, वैसे मैं ओरली बता दूं तो रिस्क बढ़ जाएगा सामने वाले का, कम होगी, बिल्कुल बिल्कुल मार्केट वैल्यू कम होगी यार। रिस्क बढ़ेगा तो वो रिटर्न ज्यादा डिमांड करेगा नोमान वसीम, जब रिटर्न ज्यादा डिमांड करेगा तो मेरे केडी बढ़ जाएगा, केडी बढ़ जाएगा तो मेरा फिर वो कम नहीं आएगा मार्केट वैल्यू। जितना रेट ज्यादा आता है उतना केडी कम हो जाता है ना। if rating falls from then risk of debt holder increase, then risk of debt holder rises, which means they will demand more return. सही है ना, they will demand more return as evident from debt beta mentioned with A rating। ऐसा ही है, पहले डेट बीटा 0 था, अचानक डेट बीटा उठ के आ गया, डेट बीटा उठ के आ गया, इसका मतलब है रिस्क आ गया, केडी चेंज हो जाएगा। रिवाइज केडी निकाल लें, मार्केट वैल्यू रिवाइज निकालनी तो पहले केडी डिस्काउंट रेट चेंज करो आप। क्या फॉर्मूला होगा, RF प्लस बीटा डेट। हाँ भाई, बीटा डेट RM माइनस RF, सही है ना, सही है ना। बीटा डेट आ गई है गेम में, इस तरह बीटा इक्विटी यार, आर्बिट्राइज प्राइसिंग में भी यही हुआ था, आर्बिट्राइज प्राइसिंग में भी यही हुआ था ऊपर, कि जितने रिस्क फैक्टर आते हैं उतना फिर ऐड होता जाता है, ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे अब रिस्क फैक्टर ऐड होता जा रहा है। अच्छा रिस्क बिल्कुल नहीं होता, मिसाल के तौर पे आर्बिट्राइज प्राइसिंग की बात कर लेते हैं, कहाँ गया आर्बिट्राइज प्राइसिंग की बात कर लेते हैं, किधर चला गया यार, ये रहा। तो अगर रिस्क सारे खत्म हो जाए,
सारे रिस्क डेड हो जाए तो फिर RF ही बच जाएगा, रिस्क फ्री रेट ही बच जाएगा। देखें चेक करें, अगर मैं सारे रिस्क खत्म कर दूं, सारे बीटा उड़ा दूं सवाल से, फिर तो जाहिर सी बात है रिस्क फ्री हो जाएगा ना, जैसे डेड था पहले, जैसे पहले डेड था रिस्क फ्री। अब वो कह रहे हैं कि नहीं यार एक बीटा आ गया है इसमें, तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। 4 हमें पता है, बीटा हमें पता है 0.25 कह रहा है वो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 0.25 कह रहे हैं ना, ये रहा 0.25। कितना हो गया, मार्केट वैल्यू निकाल लेते हैं, रिवाइज मार्केट वैल्यू। years, cash flow, discount factor, present value, interest, redemption, क्विकली कर लें यार, अब तो हमें समझ आ गई कि डिस्काउंट फैक्टर 5.5% है, 7.54, 22.62, 0.5854, 4.39, 87.01, रिवाइज मार्केट वैल्यू बॉन्ड। If rating falls from AAA A, 15 बिलियन का था ना हमारा पुराना, 15 बिलियन का था, प्रोपोर्शनेट कर दें, कितना आ जाएगा, 13.05। क्लियर है बात हमें? इट इज फाइन, ई पार्ट का आंसर हो गया आपके। ठीक है, रिस्क बढ़ रहा है, थोड़ा और इलेबोरेट कर सकते हैं, टाइम बचेगा तो कर दीजिएगा, वरना इन बात हमने ऑलरेडी अलग कर दी। और डेट बीटा को कैसे इनकॉर्पोरेट करना है वो भी यहाँ पे आ गया। तो इस सवाल में काफी बातें, अगेन कवरेज, जिसमें बार बार कह रहा हूँ कि एग्जामिनर गोइंग फॉर द कवरेज एंड वी नीड टू बी सुपर अलर्ट विद रिस्पेक्ट टू अवर कवरेज, विद रिस्पेक्ट टू अवर कोर्स कंप्लीशन एंड कोर्स टारगेट। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमारे किताब में या हमारे कोर्स में ना हो। आर्बिट्रेट प्राइसिंग में हमारे पास मौजूद था, कमोडिटी हेजिंग जो क्वेश्चन 1 में थी वो भी अल्लाह का शुक्र है कि ऐसी कोई चीज नहीं थी, कॉन्सेप्ट सारा वही लग रहा था, इजी मार्क्स थे। ठीक है जी, बात समझिए, मार्केट वैल्यू कम हो गई और होनी भी चाहिए थी, 14.8 थी पहले मेरे ख्याल से और अभी हो गई है 13.05। जल्दी नोट करें, कोई सवाल है पूछ लें, किसी का कोई सवाल है कंफ्यूजन है पूछ लें, तो बैग निकालने आई थिंक मेरे ख्याल से, और सवाल खत्म हो जाएगा। आफ्टर फेज 2 प्रोजेक्ट एक्सप्लेन व्हाई द वेग हैज चेंज। 3 मार्क में वेग भी निकालने को बोल रहा है, कह रहा है वेग चेंज क्यों, ये भी बता दो क्या बात है इनकी। जल्दी नोट करें, कोई सवाल है पूछ सकते हैं, नहीं है कोई सवाल नोट कर लें। अच्छा जी, लास्ट पार्ट में वैक निकालना चाहिए। एक कंफ्यूजन आ रही है कि वैक किस रेटिंग से निकालें, AAA रेटिंग से निकालें या AA रेटिंग से निकालें। डेट की रेटिंग चेंज कर दें, AAA से AA, सॉरी सिंगल ए कर दें, या AAA पे ही रहें। सवाल मेरा ये वैक निकालने के लिए लास्ट पार्ट, आपका क्या फीडबैक, आपको क्या लग रहा है? 3 मार्क का सवाल है, वो एक्सप्लेन तो हो जाएगा वैक क्यों चेंज हो रहा है, क्यों। सही कह रहे हैं नुमान, और कोई ट्राई करे। इसका जवाब मैंने थोड़ी देर पहले दिया था कि ऊपर कहीं लिखा हुआ नहीं कि रेटिंग एक्चुअली गिर गई, वो तो उसने इन्फॉर्मेशन दी हुई थी तो उसने इस्तेमाल करा ली। तो वैग निकालते हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, टेंशन की जरूरत नहीं है आपको, वेग निकालते हैं, टेंशन की जरूरत नहीं। अब आप वेग निकालते हुए क्या करेंगे, सिंपल सिंपल सिंपल, आपको सब चीजें मौजूद हैं। एफ पार्ट में वैग निकालना है, ई पता है, D1 पता है, D2 पता है, के नया वाला पता है 16.54, D1 और D2। अच्छा D1 D2 उसने बोल दिया है कि आप एज्यूम कर लें सेम ही है, सही है ना, ये कहीं लिखा हुआ था कि आपका वो सेम ही है, KD दोनों का सेम ही है, मैंने हाईलाइट करवाया था। यू शुड एज्यूम दैट कॉस्ट ऑफ न्यू डेट फाइनेंस इज सेम एज द कॉस्ट ऑफ द इट्स एग्जिस्टिंग कॉर्पोरेट बॉन्ड। जो कॉर्पोरेट बॉन्ड की कॉस्ट आई है, यानी कि कॉर्पोरेट बॉन्ड का जो KD 1 आया है
तो कॉर्पोरेट बॉन्ड का जो आप जो है वो IRA यूज कर रहे थे KD1-T, अब वही यूज कर लें तो ये सुकून हो गया हमारे लिए, वरना खामा खाई में और भी काम करना पड़ जाता। 3.2 हमारा आया था, तो उसकी वजह से हाँ बिल्कुल चेंज नहीं हुई है। रिक्वायरमेंट में कुछ नहीं लिखा हुआ था तो हमने चेंज नहीं की थी। सही है, 3.2 और ये सारी फिगर में मौजूद है। ये इजी मार्क्स में फुल टॉस 48, 14.8 ये पुराना ही यूज करेंगे AAA वाला, और ये था 20। बैंक लोन की मार्केट वैल्यू आपको पता है बुक वैल्यू बराबर होती है ना, बैंक लोन की मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू बराबर होती है, तो वैक मेरे ख्याल से बड़े आसानी से निकल आएगा। चलें जी नोट कर लें। और वैक चेंज क्यों हो रहा है बता दें। वैक चेंज क्यों होगा, वैसे एक सवाल है मेरा, मैं अभी से बताता हूँ वैक क्यों चेंज होगा। क्योंकि एक तो के ही बढ़ गया आपका एक तरफ, सही ना, के ही बढ़ गया आई थिंक। अब इक्विटी का वेटेज भी ज्यादा है, 48 इज टू मच। सस्ता सोर्स ऑफ फाइनेंस आया है मगर सस्ता सोर्स ऑफ फाइनेंस छोटा है, इक्विटी का वो ज्यादा है गेस। और डेट फाइनेंस आया है मगर डेट फाइनेंस ने इतना रोल नहीं किया जितना बड़ा रोल इसने किया, इस वजह से मुझे लग रहा है बढ़ेगा। चेक भी कर लेता है। चले मुझे कैलकुलेट भी करके बता दें क्या आ रहा है। के इंटू ई फॉर्मूला क्या होता है यार, फॉर्मूला भी लिख लेना यार, आज फॉर्मूला लिखना है। हम देखें ना, मैं यहाँ भी फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूला पेपर में भी लिखना है आपको। मैंने फॉर्मूला यहाँ ऊपर भी लिखा है, मैं यहाँ भी लिख लेता हूँ। के इंटू ई प्लस KD1 इंटू KD1 1-T to D1 plus KD2 1-T into D2 E plus D1 plus D2. Plus 3.20 कितना आ गया वैक चेक कर। टेन 10.93 आ रहा है, 10.93 आ रहा है। ठीक है जी, राइज हो गया जी। प्रीवियस वैक जो था वो हमारा कितना था, 11 पॉइंट समथिंग था ना, कितना आया था प्रीवियस वैक 11.5505। एक मिनट कहाँ गया, 9.54 यार, बहुत बढ़ गया। वैक इंक्रीज क्योंकि रिस्की इंडस्ट्री में चलेगा ना, ड्यू टू एक्सपेंशन इन risky industry which has significantly increased cost of equity. Significantly increase cost of equity and contribution of cheaper bank loan is very, bank loan जो cheaper होता है is insignificant. चले नोट कर लें यार, थोड़ा ब्रेक कर लेते हैं छोटा सा, ठीक है, छोटा सा ब्रेक कर लेते हैं 3 मिनट का, फिर हम स्टार्ट करते हैं। नोट करें इसको, फिर हम नई वीडियो में स्टार्ट करेंगे नया सवाल। कोई सवाल है पूछ सकते हैं, कोई सवाल है पूछ सकते हैं। ठीक है जी, कोई सवाल है पूछ लें यार, नोटिंग हो गई होगी। बहुत बहुत बेहतरीन सवाल था पेपर सिनेरियो में, मगर मैं सोचता हूँ 19 में से मरे से मरा भी यार 12 मार्क 10 मार्क निकाले जा सकते थे यार, सीरियसली स्पीकिंग। अनगे रीगन हमें आता है, ठीक है, आर्बिट्रेज प्राइसिंग में अगर आप फंसते हो, इवन आपको डेट बीटा भी अगर नहीं आता तो चलो ठीक है, डेट बीटा नहीं आता, क्रेडिट रेटिंग का मसला है, तो कितने मार्क चलेगा आपके, ये लास्ट वाला सेकंड लास्ट वाला पार्ट चला जाएगा 3 मार्क का। बट ये कि चलो कभी 3 मार्क को भी राइट ऑफ कर दूं, या मैं CAPM के भी 3 मार्क को राइट ऑफ कर दूं, तो 3 और 3 6 मार्क राइट ऑफ कर दूं। 19 में से अगेन 13 मार्क्स आई थिंक इट वाज वेरी इजी एंड वेरी, मतलब जिसे कहते हैं रेलेवेंट टू व्हाट वी हैव डन many times, बट आई गेस नाउ इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। मेरे ख्याल से आई थिंक अब इस तरह की कोई चीज़ पेपर में आती है तो हम बहुत आसानी से पिक कर लेंगे। और ये जिनको ये अच्छा सवाल लग रहा है, सवाल मुनासिब लग रहा है, उनके लिए कॉन्फिडेंस बूस्टर है कि ये पेपर में इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है जी, चलें यहीं तक रखते हैं सवाल को, फिर अगला सवाल शुरू करते हैं अगली वीडियो।